जब आप सो रहे होते हैं तो दूर बैठा कोई तैयारी कर रहा होता है। जिस दिन आपका मुकाबला उसके साथ होगा वो जीतेगा, आप हारेंगे। आज के बाद जब भी पढ़ते पढ़ते नींद आने लगे और लगे कि बस अब सो जाना चाहिए, तब याद कीजिएगा कि कोई दूर बैठा इंसान है जो आप ही का कम्पिटिटिव है, आप ही के साथ मैदान में होगा। वो इस वक्त भी पढ़ रहा है, मैं उससे भी 1 घंटे ज्यादा पढ़ के सोऊंगा। नमस्कार, मैं कान सिंह TCS एग्जाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। हाजिर हूं रात्रिकालीन सेवा के दूसरे एपिसोड में। कल हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत करी, कुछ बातें परिमेय अपरिमेय की, काल्पनिक सेमिस्टर संख्याओं की बात करी। आज हम उससे आगे बढ़ाते हैं, बस उसका छोटा सा कुछ रिवीजन अगर 2 मिनट में हम करें, उसके बाद आगे हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को मेरा दोबारा नमस्कार। नमस्कार भाई, गुड इवनिंग अंकित कुमार भाई, गुड इवनिंग। हाँ, जय श्री राम, गुड इवनिंग। ठीक है, देखिए क्लास से हम थोड़ा सा रिवीजन करके क्लास को शुरू करते हैं। आइए, कल हमने इस चार्ट को आप आराम से देखिए। कल इस चार्ट में मैंने सेमिस्टर संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक, अपरिमेय, परिमेय, भिन्न, पूर्णांक, ऐसे कुछ चीजें बताई थी। मैं साथ साथ बस बहुत फास्ट इसका रिवीजन करते जा रहा हूं, आप देखते जाएंगे। यहाँ मैंने कहा कि 2 प्रकार की संख्या थी। काल्पनिक संख्या याद करते जाइए कैसी हुई होंगी वो, ये आपकी वास्तविक संख्याएं थी। अपरिमेय संख्या जिनको आप अंश व हर के रूप में नहीं लिख सकते, परिमेय संख्या जिन्हें आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इसके मैंने 3 पार्ट आप डिवाइड करे थे, एक भिन्न संख्या, एक पूर्णांक संख्या और एक शून्य संख्या। हाँ, गुड इवनिंग भाई सभी को एक साथ, गुड इवनिंग। हाँ, फिर मैंने इसके पार्ट बनाए थे धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक। धनात्मक को ही मैंने प्राकृत संख्याएं कही थी, और प्राकृत संख्याओं को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसके लिए लिखा भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फिर मैंने कहा अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, मौलिक संख्या, प्राथमिक संख्या, असंयुक्त संख्या, प्रधान संख्या, प्राइम नंबर। ये सारे के सारे मैंने अभाज्य के नाम बताए। यूनिटी के अंतर्गत एक आता है जो न तो भाज्य है न अभाज्य। ऐसी बातें हम कल कर चुके थे। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट, मैं कुछ बातें रिपीट कर रहा हूं। सभी को मेरा नमस्कार। राहुल कुमार, पांचीलाल भाई नमस्ते। हाँ, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश व हर के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय होती है। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बनाए हैं जो पिछली एग्जाम्स में आए हैं, जिस लैंग्वेज में आए हैं उनको सेट करके अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल की बातें हैं, रिवीजन है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। ये वो चीजें हैं जो ये बताती हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, उस पर आधारित चीजें हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। शांत दशमलव भिन्न परिमेय संख्याएं होती है। ये कथनों पर आधारित कुछ बातें हैं परिमेय को अपरिमेय को लेकर, तो आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखेंगे और इनको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। आप इनको हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि आजकल कथनों पर आधारित सवाल इसके बन रहे हैं। ऐसे अपरिमेय संख्याएं जिन्हें अंश व हर के रूप में आप नहीं लिख सकते, वो संख्याएं होती हैं अपरिमेय। अशांत अनावर्ती जिनको बोलते हैं गैर शांत गैर आवर्ती दशमलव, अपरिमेय होती है। ये सीधा सवाल आ चुका है ग्रुप डी में, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में। यहां मैंने एक बात कही है और वो ये कहा है कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। आप याद रखेंगे, क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लगभग 22/7 होता है। तो ये कल तक की बातें थी। आज हम आगे की बात शुरू करते हैं। समझिए, देखो। हाँ, बात करनी है सर आपसे। हाँ, अभी पूछिए ना, क्या पूछना है। देखिए, आज कल जहां खत्म किया था उससे आगे की चीज है। देखो, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच मैंने एक पॉइंट लिखा है, अनंत वास्तविक संख्या या अनंत परिमेय संख्याएं होती है। आप ऊपर की चीज पढ़ भी चुके हैं। उससे पहले मैंने एक सवाल दिया है, आप इस सवाल को देखिए क्या इसका जवाब होना चाहिए। कहता है 1 व 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। मैं फिर बताता हूं कैसे कितनी संख्याएं हैं, कैसे सच में जो आप उत्तर देते हैं वही सही है। उत्तर दिख रहा होगा यकीनन। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका 1 2 3 4 या ABCD आप आंसर छापिए। मैं देखना चाहता हूं क्या इसका राइट आंसर है। हाँ, बताइए, फटाफट बताइए क्या इसका आंसर है, फटाफट बताइए। डी 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 डी। हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ऊपर ही तो लिखा हुआ है सब कुछ, आराम से बता सकते हैं। देखो, यहां मैंने कहा
इसका राइट आंसर होगा डी। कुछ लोग इसका क्या आंसर देते हैं, आज कहानी समझते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 1 व 2 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, लोग मानते हैं एक भी नहीं है, कुछ कहते हैं 1 है, कुछ कह देते हैं 2 है, जबकि सही आंसर अनंत है। आइए समझाता हूं कैसे है सर। एक नंबर लेता हूं मैं 1 और एक नंबर लेता हूं यहां, इधर ले लेते हैं। मैंने कहा कोई भी 2 वास्तविक संख्याएं, एक मैंने नंबर लिया 1 और एक नंबर लिया मैंने 2। इन दोनों के बीच में मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, आप मुझे सोच के बताइए कि क्या 1.1 इनके बीच में ही है, आप कहेंगे हाँ सर। क्या 1.2 भी इनके बीच में है, आप कहेंगे हाँ। 1.3 भी इनके बीच में, 1.4 भी इनके बीच में, 1.5 भी इनके बीच में। ऐसे ही आप कितने एक नंबर लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर ऐसे तो अनंत नंबर लिख लीजिए। क्या ये सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या नहीं है, आप बोलेंगे हाँ सर सारे के सारे नंबर परिमेय हैं। तो आप मुझे बताओ 1 व 2 के बीच कोई 2 नंबर है, 1 व 2 के बीच अनंत परिमेय संख्या हुई या नहीं हुई, आप कहेंगे हाँ सर। अब आगे बात करता हूं, अगर मैं कहूं 1 व 2 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है, तो सारे लोग ध्यान से देखना। अगर मैं आपको कहूं 1.2 3 4 5 6 इस प्रकार से अनंत, ये एक अपरिमेय संख्या है। कल की अगर जो भी आज ऐसे लोग हैं जो केवल आज ही की क्लास में जुड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि सर परिमेय अपरिमेय, तो आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं, पूरा वीडियो पड़ा है, परिमेय अपरिमेय की पूरी कहानी मैंने बता रखी है इसमें। मैं कहूं 1 पॉइंट में एक अक्षर छोड़ के आगे वाले से शुरू कर लेता हूं, 3 4 5 6 7, ऐसे आप कहेंगे सर इन्फिनेटिव होगा। अगर मान लीजिए मैं कहूं 1.4 5 6 7 8, ऐसे आप कहेंगे इन्फिनेटिव अपरिमेय होगा। अगर 1.5 6 7 8 9 अगर मैं कहूं तो आप बोलेंगे इन्फिनेटिव होगा। मैं कहूं ऐसी कितनी संख्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे गुरुजी ऐसी कितनी भी संख्या आप लिख सकते हैं, क्या ये सारी की सारी नंबर अपरिमेय नहीं है, आप बोलेंगे हाँ। तो आप मुझे सोच के बताइए क्या 1 व 2 के बीच में अनंत परिमेय हुई, आप कहेंगे हाँ। क्या 1 व 2 के बीच में अनंत अपरिमेय हुई, आप कहेंगे हाँ। अगर 1 व 2 के बीच में अनंत परिमेय है, अनंत अपरिमेय है, और परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है, आपकी वास्तविक संख्या बनाती है। तो याद रखिए कोई भी 2 वास्तविक संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती है, अनंत ही परिमेय होती है, अनंत अपरिमेय होती है। मैंने पूछा 1 व 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं, आप कहेंगे अनंत। आप जानते हैं सर ये सवाल कहां आया था, CDS 2003 का सवाल है सर। बहुत पुराना सवाल मैंने लिया है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज कैसे पूछेगा, आज डायरेक्ट लैंग्वेज से एग्जाम में सवाल पूछेगा, बताइए निम्न में से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। TCS ऐसे सवाल पूछेगी तो एक ऑप्शन ऐसा का ऐसा उठा के रख देगा। उम्मीद करूंगा आपको बात समझ आई होगी। यस, राजू वर्मा नमस्कार भाई। आगे देखिए 1 से 1000 के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हैं, आप जवाब दीजिए। वास्तविक संख्याएं पूछा है 1 से 1000 के बीच। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि 1 से 1000 के बीच कितनी वास्तविक संख्या है, तो कई तो कह देते हैं 999, कई कह देते हैं 998, जबकि आंसर क्या होना चाहिए आपका, डी आंसर राइट होगा। क्यों होगा डी आंसर राइट, क्योंकि 1 और 2 के बीच जब अनंत वास्तविक संख्या हो सकती है, तो 1 व 1000 के बीच तो बहुत सारी अनंत संख्या होंगी, आंसर हो जाएगा आपका डी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट चले। हाँ, उम्मीद करता हूं बात समझ गए हैं। ये कल तक की बातें हैं, आज हम नेक्स्ट अप्रोच पर बात करते हैं। मैं थोड़ी सी बातें पूर्णांक की बताऊंगा, आप पेन कॉफी लेके यकीनन बैठे होंगे सारे के सारे लोग। तो पूर्णांक इंटीजर्स पर हम बात करना शुरू करते हैं। इंटीजर्स क्या है, ठीक है। देखो पूर्णांक एक तरफ ऋणात्मक एक तरफ धनात्मक, एक नंबर लाइन आपके सामने लिखी हुई है। इस नंबर लाइन में आप देखिए 0 से एक तरफ ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अनंत तक जाते हैं, इनको हम बोलते हैं धनात्मक संख्या। इंग्लिश मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट है तो आप इनको बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और ये वाले सारे के सारे जो हैं आपके इन्फिनेटिव, अगर आप यहां तक जाएंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे तुम ऋणात्मक पूर्णांक। वैसे तो इसमें पढ़ाने लायक कुछ भी बात नहीं है, लेकिन मैं काम की चीज निकाल के लाऊंगा यहां से, आप समझेंगे। 0 उदासीन होता है, उदासीन का मतलब 0 जो होता है न पॉजिटिव, अब कह दीजिए नो पॉजिटिव और नो नेगेटिव। 0 नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। 0 एक उदासीन नंबर है। आप इससे सर बैकग्राउंड व्हाइट कर दो। अब आज तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सारी स्लाइडें जो हैं वो इसी बैकग्राउंड में है, तो आज तो माफी चाहूंगा, हम कुछ नहीं कर सकते, आज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कल से हम वापस बैकग्राउंड वही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक चीज जो समझनी है पूर्णांक को लेकर, इसमें क्या समझने लायक बात थी, एक बात याद रखना, इस लाइन की एक खास बात होती है। अब जिस भी जगह, यहां मैं एक बात और भी लिख दूं, आगे जाने पर मान बढ़ता है, आगे जाने पर
मान बढ़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जाने पर मान बढ़ता है। और अगर मैं इधर की बात करूं तो आगे जाने पर मान घटता है, आगे जाने पर मान घटता है। इसका मतलब 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, ऐसे आगे चलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अगर मैं इधर बोलूं 1 से छोटा 2, 2 से छोटा 3, 3 से माइनस में चल रहा है, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -2 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6, ऐसे जैसे जैसे जाएंगे सबसे मान कम होता जाएगा, इधर मान बढ़ता जाएगा। मैं कहूं सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक आप कहेंगे 1 और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक आप कहेंगे अनंत। लेकिन याद रखें इधर मान कम होता है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक अगर आपको पूछे कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। आप में से कोई भी जवाब दे सकता है कि सर सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा -1, -1। लेकिन मुद्दा ये नहीं है सर, मुद्दा कुछ और है, कुछ और चीजें सिखाता हूं, आप देखिए। हाँ राम राम भैया, देखिए नाम भी कैसे रखते हैं, जुल्मी जाट है, बताइए। ऐसे नाम को बिगाड़िए मत, जुल्मी जाट। जाट जुल्मी थोड़ी होते हैं, जुल्म थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं सर, बहुत प्यारे होते हैं। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, यहां से एक चीज हम देखेंगे, इस पूरी नंबर लाइन की एक खास बात होती है, और वो खास बात ये होती है कि आप जिस भी जगह बैठे रहेंगे उससे राइट हैंड की तरफ हमेशा वैल्यू बड़ी रहेगी और लेफ्ट हैंड की तरफ की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी। जैसे आप यहां बैठ जाओ, इधर वाली सारी संख्या छोटी होंगी, इधर वाली संख्या सारी बड़ी होंगी। आप यहां बैठ जाओ, इधर की सारी संख्या बड़ी होंगी, इधर की सारी संख्या छोटी होंगी। जीरो जो नंबर है, इस जीरो से धनात्मक संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं और जीरो से ऋणात्मक संख्याएं हमेशा छोटी होती हैं। अब देखो हमें जरूरत क्या पड़ेगी वो सुनना। आपने कई बार कई क्वेश्चंस देखे होंगे जिनमें ऐसे कोष्टक में लिखा जाता है और कई बार ऐसे लिखा जाता है, आपने देखा होगा। क्या सेंस है इसका? मतलब सर आप ये जानते हैं सब लोग, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। अगर मान लीजिए अक्स और वाई यहां ऐसा लिखा है, इसका मतलब अक्स आपका बड़ा है और वाई क्या है, छोटा है। ऐसा सब जानते हैं, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो आपका बड़ा मान होता है। अगले ने अगर ऐसा लिखा है तो इसका क्या सेंस है? मुझे लगता है कि मुझे इसको साइड में लिख देना चाहिए, यहां यकीनन दिख रहा होगा, मैं यहां चार्ट बना के लिख देता हूं। पहली बात स्टार करके लिख रहा हूं, पहली बात यह है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है तो इसका सेंस क्या है। कई बार सवालों में अगर ऐसा आ जाता है तो इसका क्या सेंस लगाओगे आप, सुनिए सर। सर मैंने कहा जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा है, इसका मतलब है जीरो बड़ा है ए की तुलना में। अगर जीरो ए की तुलना में बड़ा है तो इधर बताओ सर, जीरो के बारे में मैं फिर बोल रहा हूं, जीरो धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है या धनात्मक संख्या जीरो से बड़ी होती है और ऋणात्मक संख्या जीरो से छोटी होती है। जीरो एक ऐसा नंबर है जो धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। इधर ए से जीरो बड़ा है, इसका मतलब है ए ऋणात्मक है, ए का मान नेगेटिव आपका है। और अगर मान लीजिए दूसरी बात स्टार करके मैं लिख रहा हूं, अगर ऐसा लिखा है कहीं तो इसका क्या सेंस है? इसका सेंस है कि जीरो से ए बड़ा है। और आप मुझे बताएंगे जीरो से बड़ा ऋणात्मक होता है या धनात्मक? आप कहेंगे सर धनात्मक, इसका मतलब है ए जो है वो धनात्मक है, ए धनात्मक है। सवाल उठता है जरूरत कहां पड़ेगी, मैं बोलता हूं। मान लीजिए सर आप कोई सवाल हल कर रहे हैं, उस सवाल में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने कोई सवाल हल किया, लास्ट में आया आपके पास अक्स स्क्वायर बराबर 25, ये बन के रह गया। आपने जाना अक्स का जो मान होगा वो +-5 होगा, रूट करेंगे तो अब ऑप्शन जो है प्लस और माइनस दोनों के अंदर उत्तर आता है। लेकिन अगले ने देखो क्या लिखा है कि जी अक्स का मान जीरो से छोटा होना चाहिए, जो भी अक्स का मान है उससे जीरो बड़ा होना चाहिए। तो अक्स का मान जीरो से बड़ा होगा तो आप इसका उत्तर क्या देके आओगे, -5। ऐसी चीजें पकड़ने में काम आएगा। अभी ज्यादा माथा मत लगाइए, तुम सिर्फ इतना सा पढ़ लीजिए या इतनी सी बात जान लीजिए कि जीरो धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है, ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है। आप इस बात को समझेंगे, बस बात सही है। आगे देखिए, इतना ही खेल था, आगे आइए। सर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याओं पर हम बात करने जा रहे हैं। प्राकृत संख्या कह दीजिए, प्राकृतिक संख्या कह दीजिए, नेचुरल नंबर कह दीजिए, एक ही बात है। जो गिनती में हम संख्याएं काम में लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
प्राकृत संख्या होती है। और अगर पूर्ण संख्या होल नंबर्स की मैं बात करूं तो होल नंबर अगर इन्हीं प्राकृत संख्याओं के साथ में जीरो हम और जोड़ दे तो वो होल नंबर होगा। अर्थात क्या इन नंबर को सोच के देखना, मैं जीरो के साथ में ये सारे के सारे प्राकृत संख्याएं ऊपर वाली देख लो ऐसे कैसे, तो क्या मैं जीरो और प्राकृत संख्या कह सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ। तो याद रखना पूर्ण संख्याएं कौन होती है? पूर्ण संख्याएं होती है जीरो और प्राकृत संख्या, जीरो भी और प्राकृत संख्या भी। मैं पूछूं एक कौन है? इस बोर्ड पे देख के बोलेंगे एक है सर प्राकृत, तो आपका एक दोस्त बोलेगा ना सर पूर्ण संख्या है। तो जीरो प्राकृत और पूर्ण दोनों है, दो दोनों में आ रहा है, तीन तीनों में आ रहा है, चार दोनों में आ रहा है, पांच दोनों में आ रहा है, छह दोनों में आ रहा है, सात दोनों में आ रहा है, आठ दोनों में आ रहा है। इसका मतलब आप ये कह दीजिए सर कि जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये सारी संख्याएं प्राकृत हैं, ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कौन कौन होती है? जीरो और प्राकृत संख्या। इसलिए मैंने एक नोट लगा के यहां बात लिखी है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। एसएससी 2017 में सवाल आया था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और एक यही आया था सर। इसको जानबूझ के लोग गलत करके आ रहे थे, कह रहे थे कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, लेकिन प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। हाँ सुनेंगे सर आगे। एक वेन आरेख बताता हूं, रीजनिंग में हमारा सवाल वेन आरेख का कैसे बनता है वो भी देखिए। इन संख्याओं का वेन आरेख और बता देता हूं। याद रखना अगर वेन आरेख की जरूरत पड़े तो हमें ऐसे कह देता है, वेन आरेख बना के बताइए। एक तो कह देता है वास्तविक संख्या, एक कह देता है पूर्ण संख्या, और एक कह देता है प्राकृत संख्या। ऐसे हमें वेन आरेख बनवा लेता है। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का वेन आरेख बताइए। तो आप जानते हैं जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं उन वास्तविक संख्या, रीजनिंग का एक सवाल हल करवा रहा हूं आपका जो गणित बेस्ट है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन होती है सर? पूर्ण संख्या। और याद रखना प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का हिस्सा होती है, तो आप कहेंगे ये होंगी आपकी प्राकृत संख्या। ऐसे आपके वेन आरेख बनाने के ये काम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पाए हैं अच्छे से बिना किसी दिक्कत के। ये केवल प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का एक नॉर्मल सा था। ये एसएससी सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है। यस सर। देखो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों का अंतर बता दिया। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में सिर्फ जीरो का फर्क होता है, बाकी हर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का आंसर होता है। देखिए आगे इन प्राकृत संख्याओं को हमने बांटा। आज बहुत मुद्दे की बात होगी, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आज भाज्य और अभाज्य की बात होगी। प्राइम नंबर का खेल होगा आज, और पूरी तरह से इस प्राइम नंबर का सफर करेंगे हम। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतने उम्दा सवाल आपको आज मिलेंगे। आइए प्राकृत संख्याओं के पार्ट देखते हैं। प्राकृत संख्याओं को तीन भागों में बांटा गया है। प्राकृत संख्या में लिख देता हूं यहां 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, इस प्रकार से अनंत तक चलेगा। ठीक है। प्राकृत संख्याओं को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, हाँ तीन भागों में बांटा गया है, जिसका सबसे पहला भाग है भाज्य संख्या। याद रखना भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या और मिश्रित संख्या के नाम से जाना जाता है। टीसीएस ने एसएससी 2022 में सवाल पूछा है, एसएससी के थ्रू सवाल पूछा है मिश्रित संख्या को लेकर। आगे हम बात करेंगे मिश्रित संख्या पर। याद रखना मिश्रित संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या को ही कहते हैं। बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मिश्रित संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य को ही बोलते हैं। याद रखें अभाज्य संख्या जो है इसी को रूढ़ संख्या, मौलिक संख्या, प्राथमिक संख्या, असंयुक्त संख्या और प्रधान संख्या बोलते हैं। एसएससी एमटीएस ने, टीसीएस ने एसएससी एमटीएस 2021 में इसको पूछा था सबसे पहले प्रधान संख्या, उन्होंने सह प्रधान संख्या नाम से पूछा था। तो याद रखना ये सारी की सारी उन्हीं की चीजें हैं। एक है यूनिटी। यूनिटी इसलिए अलग है, ये न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। याद रखना, अभी मैं कारण बताऊंगा एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य क्यों है, अभी आगे चलते हैं, पहले इनको पढ़ते हैं। देखो पहला संख्या है भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या, यौगिक, मिश्रित संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, उनको क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। टीसीएस बूस्टर नेम से एफ आ रहा है ब्रो। हाँ सर ध्यान दीजिए, अपना ऐप अगले 10 दिन में आ जाएगा। टीसीएस बूस्टर के नाम से आ रहा है, जो टोटली लगभग टीसीएस के जो टेस्ट सीरीज है उनके लिए काम करने वाला है। ठीक है, अभी पढ़िए। हाँ
तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है, उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। मैंने इनके लिए बोला इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ये सर वो सवाल है टीसीएस के मौजूदा टाइम के, आप एसएससी जीडी का, रेलवे लोको पायलट का या सीजीएल का एग्जाम देके आएंगे और कहेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कहेगा मिश्रित संख्याओं के, ऐसे सवाल आया हुआ है, मिश्रित संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ये बात सही है या गलत है? तो सुनो, पहले इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, फिर समझाता हूं क्या एग्जाम्पल्स हैं। देखो एक तरफ और फिर एक तरफ, इधर जगह थोड़ा कम है, अगर आपको दिख जाए तो आप देखते जाना, मैं यहां लिखते जा रहा हूं, ठीक है। अभाज्य संख्या पहले हम मैं बता देता हूं, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं। इसका उदाहरण अगर आप कोई देखना चाहो तो आप 15 देख सकते हैं। 15 में 1 का और 15 का तो भाग जाता ही है, इसके अलावा 3 का और 5 का भाग भी जाता है। और मैंने कहा कि ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है वो भाज्य संख्या होती है। लेकिन सर अगर मैं यहां 13 लेकर देखूं तो 13 में 1 और 13 के अलावा किसी इस दुनिया की संख्या का भाग नहीं जाता है, तो आप कहेंगे सर वो क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या होगी। इनके एग्जाम्पल्स ऊपर से देखते चलते हैं और कुछ खास खास बातें यहां से बताता हूं। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 2, प्लीज देखेंगे इससे। सबसे पहला नंबर है 2। एक न भाज्य है, मैंने कहा नहीं अभाज्य है, एक हटा दो। क्यों नहीं है, अब कारण बताता हूं। क्योंकि एक का खुद के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता इस दुनिया में, या फिर ये कह दो एक जो है दोनों में कॉमन फैक्टर के रूप में काम करता है, इसलिए एक न तो भाज्य होती है और नहीं अभाज्य होती है। अब आते हैं 2 पर, एक को हटा दो। सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या है। आप कह रहे हैं सर पढ़ाने की वो की धार है जो धार बहुत याद आवे सर। अच्छा थैंक यू भाई आशीष। देखिए सर, अच्छा आशीष मुझे लगता है जितना मैं समझ पा रहा हूं नाम से, शायद गुजरात मेट्रो में आप आशीष काम करते हैं, यकीनन आप वही आशीष हैं, यकीनन, ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। ध्यान रखना 2 में 1 और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, इसलिए 2 एक अभाज्य संख्या है। हाँ आप सही सोच रहे हैं, 2 एक सम संख्या है, लेकिन 2 सम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। इस ब्रह्मांड की, पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की, पूरे धरती आकाश पाताल सब में एकमात्र ऐसा नंबर है 2 जो आपका सम होने के बावजूद भी अभाज्य है, क्योंकि इसमें 1 और 2 का भाग जाता है। हाँ वही है जिसमें 1 और 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, इसलिए 2 जो है वो एक सम अभाज्य संख्या के अंतर्गत है। 2 अभाज्य संख्या है। मैं बात करूं 3, सर 3 ध्यान रखना अभाज्य संख्या है, 1 और 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। 4 भाज्य संख्या है। इसके बाद में 5 अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 में 1 और 9 के अलावा 3 का भाग जाता है सर, इसलिए 9 अभाज्य संख्या है। इसके बाद में यहां 10 भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या है 9, 10 भाज्य संख्या है 11, यहां से सर 12, यहां अगर मैं नंबर देखूंगा 13, यहां आप 14, 15, 16 ऐसे आप अनंत तक जा सकते हैं, और इधर आप ऐसे 17 अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ बात जानेंगे, यहां से कुछ फैक्ट्स हम जानने की कोशिश करेंगे। सर सुनिए, यहां से कुछ एक एक फैक्ट्स मैं बता रहा हूं। देखो मैं कहूं सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताओ, कहा क्या, सबसे सवाल ऐसे आएगा सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए, आपका जवाब होगा सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है। अगर अगला कहेगा 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, याद रखना जो सम होने के साथ साथ कैसी है, अभाज्य है। इस दुनिया में केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो सम भी है और सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। अगर इस 2 को मैं छोड़ दूं तो 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सारी की सारी विषम है। हाँ सारी की सारी विषम अभाज्य संख्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी अभाज्य संख्याएं जो है कि वो विषम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितनी विषम है वो अभाज्य में, ये विषम तो देखो इधर भी है, लेकिन ये सारी की सारी अभाज्य जो है वो विषम ही विषम है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या यहां लिख रहा हूं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या या पहली विषम अभाज्य संख्या वो है आपकी 3। याद रखना पहली विषम अभाज्य संख्या है 3। अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, बोल देना 2, और अगर कहे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताए तो बोल देना 3। सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 4। आइए कुछ इनके बिंदु पर बात करते हैं। हाँ जी, कुछ इनके बिंदु पर, ये भाज्य अभाज्य थी। यहां मैंने कुछ बिंदु पढ़े हैं, मैं पानी पीता हूं, ठीक है, पानी पीने की ज्यादा आदत है, तब तक आप सारे लोग फटाफट इन बिंदु को पढ़ दीजिए, फिर मैं समझाता हूं।
तब तक आप सारे लोग इन बिंदुओं को पढ़ दीजिए, मैं समझाता हूं सारी कहानी क्या है। देखो, सुनते जाना, एक एक बिंदु जो एग्जाम्स में आते हैं, सीधे उन फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं। देखो, पाकिस्तान भी ऐसे धरा पर है भाई, अच्छा कोई बात नहीं। सुनो, पहला बिंदु है सर, सबसे छोटी प्राथमिक संख्या मतलब अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? 2। अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, उत्तर होगा आपका 2। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है, सम और अभाज्य दोनों है। किताबी ज्ञान से पूरी तरह ऊपर है, परीक्षाओं का सार है, पूरा का पूरा आपके सामने रखा है भाज्य अभाज्य का। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है सर कि 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या बच गई वो सारी की सारी कैसी होती है? विषम। मैं इधर फिर लिख देता हूं, 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 इस प्रकार से संख्याएं होती हैं। मैंने कहा 2 एकमात्र संख्या है जो सम व अभाज्य दोनों है। अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो जितनी भी संख्या बच गई वो सारी की सारी विषम अभाज्य है, सारी की सारी विषम है। सबसे छोटी विषम जो है वो 3 है। मैंने कहा सबसे छोटी प्राथमिक संख्या, आप कहेंगे 2। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य संख्या है। यहां याद रखेंगे 2 के अलावा सभी विषम अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। मैंने कहा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? यह सवाल एग्जाम में आ जाता है। आप कहेंगे सर उत्तर क्या होगा? 3। आगे मैंने कहा सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताइए, पीछे बता चुका हूं सबसे छोटी संयुक्त संख्या है 4। ये पॉइंट्स मैंने एग्जाम्स के क्वेश्चन से कलेक्ट करे हैं सारे के सारे। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब आओ 5 नंबर और 6 नंबर पॉइंट हर किसी को पता है, आगे वाले पॉइंटों को लेकर थोड़ी गड़बड़ियां हैं, इन पर बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, 19 नहीं लिखा क्या मैंने? माफ कीजिए, 19 भी है, 19 है, 23 है, 29 है, 31, 37, ऐसे सारी अभाज्य संख्याएं हैं। प्लीज सुनेंगे, आगे वाले पॉइंटों पर स्पेशल चर्चा हम करना शुरू करते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 7 पर मैंने कहा 5 के अलावा किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई अंक 5 नहीं होता है। इस दुनिया में 5 के अलावा किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई अंक 5 नहीं होता है। एकमात्र 5 ऐसा है जो 5 होने के बावजूद भी, हाँ सही सुन रहे हैं आप, 5 एक ऐसा नंबर है जो 5 होने के बावजूद भी अभाज्य है। इस 5 को अगर मैं छोड़ दूं तो इस 5 के अलावा जितनी अभाज्य संख्याएं बच गई हैं उनमें से किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई 5 नहीं होता है। आप जानते हैं क्यों सर? क्योंकि अगर किसी संख्या का इकाई 5 हो गया, क्योंकि इकाई 5 वाली संख्या कौन सी है? 5, 15, 25, 35, 45, 55, ऐसे सारी संख्याएं हैं। यस और नो? आप कहेंगे यस सर। ध्यान रखेंगे ये जो 5 है यही एक अभाज्य संख्या है। इन सब में खुद और एक के अलावा सब में 5 का भाग जाएगा, इसलिए 5 के अलावा किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई अंक क्या नहीं होता है सर? 5 नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। आगे वाला बिंदु है 8वां, यदि किसी अभाज्य संख्या को 6 से भाग दिया जाए। एक एक बिंदुओं को ध्यान से देखना। अगर आप इस दुनिया की किसी भी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देंगे तो शेषफल सदैव 1 या 5 प्राप्त होगा। ये फैक्ट बात है। आप जानते हैं इसका कारण क्यों है? मैं बताता हूं। इस दुनिया की सर जितनी भी अभाज्य संख्या है, आप किसी भी अभाज्य संख्या को लेकर देखो, वो 6 के गुणज के इर्द गिर्द घूमती है, 6 के गुणज के आसपास घूमती हुई नजर आएगी। जैसे देखो 6 का गुणज मतलब पता है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, ये 6 के गुणज। और आप अनंत गुणज लिख सकते हैं। 10 गुणज तक को पाड़ा बोलते हैं अपन, टेबल बोलते हैं, बाकी अनंत गुणज आप लिख सकते हैं। इस ब्रह्मांड की जितनी भी 2 और 3 को अगर छोड़ दें, ये संख्या 2 व 3 के अलावा है। 2 व 3 के अलावा अगर 2 व 3 को हम छोड़ दें तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो 6 के गुणज के आसपास घूमती है। या तो उससे कन्फर्म एक कम होगी या एक ज्यादा होगी, चाहे कोई सी संख्या उठा के देख लो। बताऊं आपको? आप कोई भी संख्या उठाओ, जैसे मान लिया आपने लिया 41। इस 41 अगर आप अभाज्य संख्या लेते हैं, इससे आगे वाली संख्या लिखो और इससे पीछे वाली संख्या लिखो, कन्फर्म दोनों में से एक में 6 का भाग जाएगा। या तो आगे वाली में 6 का भाग जाएगा या पीछे वाली में 6 का भाग जाएगा। आप कोई और नंबर सोच लीजिए। और नंबर जैसे मान लीजिए आपने कहा सर आप लेते हैं कोई भी नंबर आप लीजिए, मैं लेता हूं सर 67। इस 67 से एक नंबर तो आगे का लिख दीजिए, एक नंबर आप पीछे का लिखिए। या तो आगे वाले नंबर में 6 का भाग जाएगा या पीछे वाले नंबर में 6 का भाग जाएगा। आप देखेंगे यहां 6 का भाग जा रहा है। आप इस क्लास को खत्म होने के बाद जितने भी अभाज्य संख्या है, किसी भी एक अभाज्य संख्या को उठा के देखना,
एक नंबर उससे आगे वाला लिख देना, एक नंबर उससे पीछे वाला लिख देना। 100% या तो आगे वाले में या पीछे वाले में 6 का भाग जाएगा। अगर आगे वाले में 6 का भाग जा रहा है तो शेषफल 1 बचेगा, पीछे वाले में 6 का भाग जा रहा है तो शेषफल 5 बचता है। इसी वजह से कहा जाता है कि यदि किसी अभाज्य संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव 1 या 5 प्राप्त होता है। अगली बात करते हैं सर, ये 2 व 3 के अलावा है। सर रीजनिंग की क्लास कब होगी? बस 2 दिन और रुक जाइए, रीजनिंग की क्लास शुरू हो जाएगी। सतपाल सिंह, ठीक है, हाँ श्रीपाल सिंह, ओके। लेकिन मैंने उल्टा कहा, जरूरी नहीं कि जिस संख्या में 6 का भाग देने पर 1 या 5 बचे वो अभाज्य हो ही। हाँ ये सच है कि अभाज्य होगी तो 6 का भाग देने पर 1 या 5 बचेगा, लेकिन अभाज्य के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 6 का भाग देने पर 1 या 5 प्राप्त होता है। इसका विपरीत सत्य नहीं है, मेरा मतलब यही है। आगे आइए राजकुमार, गुड इवनिंग भाई। आगे देखिए, यदि 9वीं बात करते हैं सर, यदि किसी अभाज्य संख्या के वर्ग को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसको आप स्पेशली नोट करेंगे प्लीज। मैंने कहा यदि किसी अभाज्य संख्या के वर्ग को, कोई भी इस दुनिया की अभाज्य संख्या लें और उसका स्क्वायर करें, अगर आप उसमें 24 से भाग देंगे अनिवार्य रूप से शेषफल 1 प्राप्त होगा सर, अनिवार्य रूप से शेषफल 1 मिलेगा। आप इस दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या लेकर देख लो। चेक करते हैं सर, सुनिए इस पॉइंट को, 90 पॉइंट को चेक कर रहा हूं। आप ले लीजिए 11, 11 एक अभाज्य संख्या है। अगर आप इसके वर्ग को 24 से भाग देंगे शेषफल 1 आएगा। 11 का स्क्वायर 121 है, 121 में मैं क्वेश्चन से इनके बताऊंगा फिर। 24 पंजे 120, शेषफल देखो 1 बचा। आप और नंबर लीजिए, कोई और नंबर आप ले लेते हैं सर, कोई भी आपकी जो नंबर हो। मैंने लिया सर 31, 31 इज ए प्राइम नंबर। इसमें अगर आप इसके स्क्वायर में 24 का भाग देंगे, इसका स्क्वायर 961 होगा, 961 में 24 का भाग देंगे, 24 चौका 96, शेषफल बचेगा 1। ये कड़वा सच है, इस दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्या है, अगर आप उनके स्क्वायर में 24 से भाग देंगे शेषफल अनिवार्य रूप से 1 बचेगा। क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। देखिए सुरेश भाई, मैंने कहा 2 दिन और रुक जाइए, रीजनिंग की क्लास शुरू होगी, बस 2 दिन का वेट कीजिए, ठीक है। हाँ लेकिन एक आपसे एक बात की शिकायत हमेशा रहेगी। आप लोग, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छी चीजें बता रहा हूं, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो लोग नहीं बता पाते हैं, तो आप सर इन चीजों को लोगों तक पहुंचाइए। आप जानते हैं सर, टीसीएस वो एजेंसी है जहां से मास्टरों की सोच खत्म होती है, वहां से वो अपने क्वेश्चन उठाना शुरू करती है। इसका मतलब आप लोग अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं तो आप उनको लोगों तक पहुंचाइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। बदले में कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, बस यही है और कुछ नहीं है। देखो संख्या बढ़ाना आपकी जिम्मेवारी है। मैंने आगे कहा यदि 10वें पॉइंट पर हम बात करने जा रहे हैं सर, यदि किसी भी 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या हो तो उनमें एक संख्या अनिवार्य रूप से 2 होती है, अनिवार्य रूप से 2 होती है। सर आपसे मिलना है, कहां पर मिलोगे? सर राकेश कुमार सैनी बोल रहे हैं। अगर आपको मिलना है तो सर आइए नवलगढ़ रोड पे, नवलगढ़ रोड पे आके हमारे से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जहां से मैं क्लास ले रहा हूं मेरा यही ऑफिस है, यहीं आप आइए, यहीं सब कुछ मेरा सिस्टम है, तो आप आके यहाँ मिल सकते हैं। कॉल कर लीजिएगा, नवलगढ़ रोड पे आके बता दूंगा। देखो मैंने एक पॉइंट पर बात करी, इस 10वें पॉइंट को आप पढ़ लो एक बार दोबारा से। यदि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या हो तो उनमें एक अनिवार्य रूप से 2 होती है। मैंने कहा सर 3 अभाज्य संख्याओं का, मैं यहां लिख देता हूं, इसको कहानी को समझो, इसके अच्छे अच्छे सवाल आजकल बन रहे हैं, जीडी वाले लोग, टेक्निकल वाले लोग सब ध्यान देंगे। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल, मैंने कहा 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल अगर सम संख्या है, सम संख्या है तो उनमें से एक संख्या अनिवार्य रूप से 2 है, अनिवार्य रूप से 2 है। जानते हैं कारण क्या है इसका? सुनिए सब, एक नई बात करेंगे, नई चीजें सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। जीके की क्लास, जीके कब आएगी क्लास? जीके अगले वीक से हम शुरू करेंगे, मतलब इस वीक हम सिर्फ गणित रीजनिंग को शुरू कर पाएंगे, अगले वीक से हम जीके भी शुरू कर देंगे। मस्त रहिए। इंग्लिश थोड़ी सी सर, अच्छा कल्पना बोल रही है इंग्लिश थोड़ी सी। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए 3 आप प्राइम नंबर लेते हैं, उनका सम अगर आप करेंगे तो उनमें से अगर उनका जो सम है वो इवन नंबर अगर आ जाता है तो उनमें से एक नंबर अनिवार्य रूप से 2 होगा। जानते हैं? सुनिए सर प्लीज एक बार देखिए, मैंने एक बात कही, आप इनको दोबारा देख लेना एक बार। 2 3 5
कहानी यहीं से शुरू होती है, आपके सवाल गलत यहीं से शुरू होते हैं। 11, 13, 17 ऐसे छोड़ दो इसको। क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि 2 एकमात्र संख्या है जो सम है? और क्या इस बात से सहमत हैं कि जितनी भी संख्या बच गई वो विषम है? विषम का मतलब यहां ओड कह दीजिए आप, और सम का मतलब यहां इवन कह दीजिए आप। क्या इस बात से सहमत हैं? आप बोलेंगे हाँ सर। तो अब एक कहानी सुनना सर, एक कहानी सुनिए प्लीज, देखिए। सर एएलपी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? सर जहां तक मेरा आइडिया है एएलपी का नोटिफिकेशन मार्च पकड़ लेगा। कारण क्या, मैं हो सकता है गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगले महीने में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। हो सकता है मार्च पकड़ ले। मार्च पकड़ने की वजह है कि रेलवे ने ग्रुप डी की प्रोसेस जारी रख रखी है, एनटीपीसी के अब ज्वाइनिंग देने शुरू करेंगे। तो ग्रुप डी का फाइनल ज्वाइनिंग देने का जो प्रोग्राम रेलवे ने शेड्यूल बना रखा है वो मार्च अप्रैल का दे रखा है। तो शायद वो सिलेक्शन प्रोसेस उसका कंप्लीट करने के बाद शुरू करेंगे, जहां तक मेरा मानना है, तो शायद होगा। सुनो एक चीज, अब देखो, अगर हम सम संख्या में, कुछ बातें यहां से बता रहा हूं, अगर हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ दें तो क्या आएगा? प्लीज देखो इसको। दूसरा है, अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ दें तो क्या आएगा? और अगर तीसरी बात है कि सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ दें तो क्या आएगा? इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सुनना, अगर इस दुनिया की कोई भी एक ले लो, 12 सम संख्या है, एक ले लो 6 सम संख्या है, दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है? सम संख्या। इसका मतलब आप कहेंगे सम। इंग्लिश में आप कह दीजिए इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। अगर मैंने कहा एक विषम संख्या, एक आप जो है एक जो है विषम संख्या, एक विषम संख्या, आप कोई भी 2 नंबर विषम संख्या लीजिए। एक में लेता हूं 13 और एक लेता हूं मान लीजिए 21। 21 और 13 कितना होगा? 34। एक संख्या लेते हैं सर 5, एक संख्या लेते हैं 7, संख्या कितनी होगी? 12। आप जानेंगे विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर भी क्या आएगा? सम संख्या आएगा। क्या बनेगा? सम संख्या बनेगा। इसलिए इस दुनिया में अगर कोई भी, आप यूं समझना, अगर इस दुनिया में कोई भी 2 सम संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो सम ही आएगा। अगर इस दुनिया में कोई भी 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी सम आएगा। लेकिन याद रखना, अगर एक सम संख्या और एक विषम संख्या आप जोड़ते हैं, एक तो 12 ले लिया, एक 15 ले लिया, उत्तर 27 ही आएगा। इसका मतलब हमेशा क्या आएगा? विषम आएगा। ये अप्रोच थोड़ा सा प्लीज आप ध्यान रखेंगे सारे लोग। इस दुनिया में सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर सम संख्या आती है, इस दुनिया में विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर भी सम आती है, इस दुनिया में सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम आती है। अब अगली बात सुनना, अगर मैं आपको यह कह दूं कि 3 विषम संख्या जोड़ो, 3 विषम संख्या जोड़िए, तो मैं पूछूंगा क्या उत्तर आएगा? तो आप बोलेंगे सर इन विषम में विषम जोड़ने पर तो आएगा सम, और सम और ये वाली विषम जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वो आएगा विषम। ठीक, एक नंबर बात। और चौथी बात आप समझिए, अगर मैं आपको ये बोल दूं, पांचवी बात, एक तो ले लो सम संख्या और 2 ले लो विषम संख्या। केवल समझना, कहानी बहुत अच्छी यहां समझ आएगी आपको। एक लेना विषम संख्या। मैं अगर आपको कहूं इस विषम में विषम जोड़ो, तो आप कहेंगे सर इस विषम में विषम जोड़ने पर सम आएगा। देखो इधर, विषम में विषम जोड़ने पर सम आएगा, और इस सम में अगर आप सम संख्या जोड़ देंगे तो उत्तर जो आएगा वो सम संख्या आएगा। अब बात सुनना यहां से, अगर ये बात इतनी समझ आ गई तो देखिए, मैंने एक पॉइंट लिखा है, प्लीज उस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। मैंने पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है सर यहां कि 3 अभाज्य संख्याओं का, प्लीज इसको देखें, 3 अभाज्य संख्याओं को आप जोड़ें और अगर उनका जोड़ जो है वो सम संख्या आ जाए तो उनमें से एक संख्या अनिवार्य रूप से 2 है। अगर सम संख्या आ जाए अनिवार्य रूप से 2 है। क्या मतलब है? बात ध्यान से देखिए प्लीज। बात यह है कि मैं 3 विषम अभाज्य संख्या लेना चाहता हूं, तो हो सकता है वो तीनों की तीनों इससे आगे वाली हो। अगर इससे आगे वाली हैं वो तीनों की तीनों, मतलब तीनों विषम हैं। अगर तीनों इस नंबर से आगे वाली हैं तो वो तीनों विषम हैं। अगर वो तीनों विषम हैं तो फिर उत्तर क्या आना चाहिए? विषम ही आना चाहिए। अगर तीनों अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर योग विषम आता तो फिर वो तीनों विषम ही होती। लेकिन याद रखें, अगर 3 अभाज्य संख्या जोड़ी आपने और उनमें से उनका योग सम आ गया, इसका मतलब एक अनिवार्य रूप से उनमें से 2 है,
एक संख्या तो कन्फर्म 2 है और 2 संख्या इनमें से कोई भी है, क्योंकि इन 2 का अगर योग करेंगे तो सम, और ये सम और सम योग करके सम बनेगा। इसलिए इस फैक्ट को याद रखेंगे कि इस दुनिया में कोई भी 2 अगर 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ दें और अगर आपको मिल जाए सम संख्या तो उनमें से एक 2 है, टिक कर देना। अभी काम आएगा, थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं सर मनीष को भी याद, मनीष को याद कर लीजिए। कर लूं? हाँ, मनीष को याद कीजिए, कहां दिक्कत है? आपको कौन रोक रहा है मनीष को याद करने में? सर पीछा एक और रह गया। लिखा मैंने, यदि 2 अभाज्य संख्याओं का मैस्य हमेशा 1 होता है। इस दुनिया में कोई भी 2 प्राइम नंबरों का मैस्य हमेशा 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होते हैं, इसलिए महत्तम समापवर्ती हमेशा इनका HCF जो है वो क्या होता है? 1 होता है। आजकल बोस का स्वभाव जो है राजस्थान में ट्रेंडिंग में चल रहा है, पधारो हमारे देश की जगह, लगता है दखो देर 12 कार्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए बच्चे लिख रहे हैं कुछ भी, ठीक है। आइए, भाज्य भाज्य की जानकारी कंप्लीट। अब हम क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, उसके बाद एक एक करके पूरे TCS पैटर्न के सवाल हम लेंगे। आपकी कोई एग्जाम छूटनी नहीं चाहिए, देखते जाइए। मैंने लिखा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो समूह अभाज्य दोनों है। एक एक करके सबका उत्तर प्रकाश फेंको, देखे। भैया जी प्लीज यूथ बुक मैथ की 1300 प्लस वाली कंप्लीट सॉल्यूशन करा दो। क्या बात कर रहे हैं, आपने आज ही कहा है? जरूर विचार करते हैं आपकी बात पर। यूथ पब्लिकेशन का 13,000 प्लस का अगर कोई है तो उस पर जरूर विचार करते हैं, देखते हैं क्या है। उत्तर बोलो। ऑप्शन नंबर चाहिए मुझे। ऑप्शन क्या दे रहे हैं आप? ऑप्शन 1 दे रहे हैं। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, सीधी सी बात है। मैंने कहा ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो समूह अभाज्य हैं। बच्चे देखते ही उत्तर 2 करके आते हैं, जो गलत है। अगर मैं कहता ऐसी कौन सी संख्या है, अगर मैं यहां कहता ऐसी कौन सी संख्या है जो समूह अभाज्य है, तब उत्तर आ जाता आपका 2। लेकिन मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं, मैंने कहा ऐसी संख्या कितनी है, तो इस दुनिया की एक ही संख्या ऐसी है, इस पूरे आकाश पाताल धरती समुद्र कहीं भी आप रेगिस्तान चले जाओ, एक ही संख्या है। और वो कौन सी है? 2 है। अगर पूछता कौन सी है तो 2, लेकिन मैंने पूछा कितनी संख्या है समूह और अभाज्य, एक ही है। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में, छोटी सी बात थी इसलिए मैंने कहा। देखिए TCS कैसे सवाल कंडक्ट करवा रहा है, आपने क्या पढ़ा आज तक वो देखिए। आप जानते हैं सर, अगर ऐसा सवाल आता है तो मुझे जहां तक लगता है, मैं जितना आप लोगों को समझ पाता हूं, आप लोग इनका स्क्वायर निकालने बैठ जाते हैं। और आपको मुझे पता है ना तो 23 का स्क्वायर आता है, ना 29 का स्क्वायर आता है, ना 31 का, ना 37 का, ना 41 का। आपको स्क्वायर नहीं आता, तो तुम क्या करोगे? पहले तो बैठे बैठे स्क्वायर निकालोगे। अगर स्क्वायर निकाल लिया तो फिर आप क्या करोगे? या तो स्क्वायर निकालने में आपसे गलती हो जाएगी, अगर स्क्वायर निकालने में गलती ना हुई तो फिर तुमको कौन सा 24 का पहाड़ा आता ही है, तुम 24 का पहाड़ा बोलने में गलती कर दोगे। गलती होने की 100% चांस है अगर आप इसको शेड्यूल से हल करते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, देखो 23 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, इस सवाल का सेंस समझिए और प्लीज उत्तर जानने की कोशिश कीजिए। ये कहता है 23 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। TCS पैटर्न के सवाल हैं ये सारे के सारे। आप कहेंगे सर 31 का स्क्वायर और प्लस 37 का स्क्वायर और प्लस 41 का स्क्वायर। अगला कहता है अगर इसमें 24 का भाग दें तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा। अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, देखिए ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है क्या? मैंने आज ही आपको एक पॉइंट लिखवाया है, देखना। और वो पॉइंट ये है कि अगर किसी भी अभाज्य संख्या के स्क्वायर को आप 24 से भाग देंगे तो सर शेषफल के तौर पर हमेशा 1 मिलेगा। अब कई तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ये कह देते हैं सर 1 उत्तर आ गया, हाँ 3 नंबर 1 लगा देते हैं, जो गलत है। सर 1 तो अकेली अभाज्य संख्या का आता है। चलो एक कहानी और समझाता हूं, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है तो सर समझिए सारे। एक चीज और समझा देता हूं, याद रखना। आप जानते हैं सर 13 है और 20 है, अगर इन दोनों को जोड़कर मैं कहूं 6 का भाग दो और बताओ शेषफल कितना आएगा, तो एक तो तरीका आपके पास, इसके 2 तरीके आपके पास होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि 13 और 20 33 में 6 का भाग देंगे, 6 पंजे 30, शेषफल बच गया 3। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, आज के बाद अगर ऐसा है तो आप अलग अलग शेषफल निकाल लेना। 13 में 6 का अलग भाग देना, 20 में 6 का अलग भाग देना और अलग अलग शेषफल निकालना। यहां भाग दूंगा 6 दूनी 12, शेषफल इसका बेचारे का अकेले का 1 बचेगा। यहां 6 3 18, इसका शेषफल अकेले का 2 बचेगा। तो 2 तो 1 तो इसका शेषफल बच गया, 2 इसका शेषफल बच गया, दोनों का मिला के कितना शेषफल बचा? 3 शेषफल बचा है। अगर ऐसा है तो प्लीज ध्यान देंगे सब।
मैंने कहा बताइए इसका शेषफल कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर यहां से सबका हम अलग अलग शेषफल हम फाइंड आउट कर लेंगे। सर अभाज्य संख्या के स्क्वायर में 24 का भाग देने पर एक शेषफल आता है, बताओ 23 के स्क्वायर में भाग दूंगा एक आएगा, 29 के स्क्वायर में भाग दूंगा एक आएगा, 31 के स्क्वायर में 23 का भाग दूंगा एक आएगा, 37 के स्क्वायर में 23 का भाग दूंगा एक आएगा, 41 के स्क्वायर में 23 का भाग दूंगा एक आएगा। 1 2 3 4 5 इज राइट आंसर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, तो उत्तर होगा 5। उम्मीद करता हूं आप जल्दी निकाल पाएंगे, स्क्वायर निकाल के 3 दिन तक बैठे नहीं रहेंगे। सर जी यूथ पब्लिकेशन मैथ 1300+ वाली द बेस्ट बुक, सर वो टीसीएस बुक है, ऑल टीसीएस क्वेश्चन है उसमें, यूथ बुक ओनली रेलवे के लिए है। ओके कोई बात नहीं, हल करवाने उसके लिए कोई प्लान लेके आते हैं, सोचते हैं, ठीक है, जरूर मैं आपकी बात पर गौर करूंगा और कुछ इलाज करेंगे उसका। आइए अगला सवाल देखिए। सवाल है, सारे टीसीएस पैटर्न सवाल हैं, आप एक एक करके फटाफट उत्तर दीजिए। सिर्फ अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखने से आपका काम नहीं हो जाएगा। हम मास्टर आते हैं आपको कक्षा में अभाज्य संख्या भाज्य संख्या की परिभाषा लिखवा देते हैं, 2 छोटी छोटी बातें बताते हैं, कहते हैं अगले बिंदु पर चलिए। तुम सोचते हो कोर्स पूरा हो गया, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अरे सिलेक्शन होगा कहां से जब तुम उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। तुमने क्या पढ़ा, मुद्दा ये नहीं है तुमने किस चीज की प्रैक्टिस की है, ये बहुत मुद्दा है। बताएंगे आप 80 से 90 के बीच वाली अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? हाँ योगेश चौधरी, हम जरूर आपकी बात पर गौर करेंगे, ठीक है। आप ग्रेट हो सर, धन्यवाद। वैसे क्या ही ग्रेट हैं, बस रात्रिकालीन सेवा में आप लोगों के लिए हाजिर हैं। कह रहे हैं हाँ, उत्तर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए। दिलीप कासली कह रहे हैं उत्तर आएगा 2 नंबर। अंकित गुजर कह रहे हैं 2 नंबर। 2 नंबर तो गलत लग रहा है मुझे, गलत लग रहा है 2 नंबर, पता नहीं गलत की बदबू आ रही है मुझे। हाँ 2 नंबर शायद मुझे गलत लग रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है, आवाज वगैरह सब अच्छी होगी, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ओके सब अच्छा चल रहा है। देखिए प्लीज फिर से समझाओ। हाँ अभी समझाते हैं। देखो कहता है 80 से 90 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तुम एग्जाम में कितनी जल्दी करोगे वो देखिए। सर 80 से 90 के बीच की संख्या लिखता हूं। 80 के बाद में आता है 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89। याद रखना। हाँ 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर इज राइट आंसर। सुनिए सारे लोग, अभाज्य भाज्य में कुछ मदद करता हूं आप लोगों की। याद रखना जितनी भी सम संख्या है वो तो अभाज्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि सम संख्या तो 2 ही है ऐसी जो अभाज्य होती है। 2 के अलावा इस दुनिया में कोई भी सम संख्या हो, कोई भी अभाज्य नहीं होगी। 5 के अलावा अगर किसी भी अभाज्य किसी भी संख्या का इकाई 5 है, वो इकाई 5 वाली संख्या भी अभाज्य नहीं हो सकती। अब आते हैं 3 का भाग जाने वाली संख्या, अलग छांट दो। 3 का भाग जाने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? इस दुनिया की वो सारी संख्याओं में 3 का भाग जाता है जिनके अंकों में 3 का भाग जाता है। अगर किसी संख्या के अंकों में 3 का भाग जा रहा है, अंकों के योग में 3 और 2 5 और 1 6, 6 में 3 का भाग बराबर बराबर जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग बराबर बराबर जाएगा। तो इस दुनिया की वो सारी संख्याएं 3 से विभाजित होती है जिनके अंकों को जोड़ने पर 3 का भाग जाता है। आप मुझे बताइए 8 और 1 9, सॉरी 8 और 1 9, इसमें 3 का भाग जाएगा सर? ये नहीं है। इधर देखो 8 और 7 15, 29 3 87, इसमें भी नहीं जाएगा। 2 ही ऐसे नंबर है 83 और 89। आपको 83 को गुणा करना है 89 से। 9 तिया 27, बच गया 2, 9 अंटे 72, 8 तिया 24 96 और 2 98, बच गया पीछे 9, 8 8 64, 9 73। उत्तर होगा सर 73 87। सी इज राइट आंसर। मल्टीपल आप कितना जल्दी करते हैं, ये अभी जब मैं फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, जब सरलीकरण, तब आपको बताऊंगा 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या में कैसे एक लाइन में गुणा करते हैं, 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से एक लाइन में कैसे गुणा करोगे, 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों की संख्या से एक लाइन में ही कैसे गुणा करोगे, 5 अंकों की संख्या को 5 अंकों की संख्या से एक लाइन में कैसे गुणा करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन वाला जो पार्ट आएगा फंडामेंटल वाला, उसमें हम जरूर पढ़ेंगे। आप कह रहे हैं सर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पीडीएफ बना दो, एक टेलीग्राम ग्रुप बना दो। सर योगेश चौधरी जी, हमारा खुद का एक टेलीग्राम ग्रुप है, और टेलीग्राम ग्रुप है @ आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए TCS एग्जाम जोन, ठीक है। इस TCS एग्जाम जोन पर आप जाइए टेलीग्राम पे,
ज्वाइन कीजिए। आपकी क्लास खत्म होने के अगले 10 मिनट बाद रोज ये पीडीएफ डाल दी जाती है जो क्लास चल रही है। ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट कहता है 100 से 120 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। टीसीएस ने एसएससी के जरिए 2018 में पूछा था, एसएससी में आया था सर। टीसीएस ने पूछा था एसएससी के जरिए 2018 में, कहता है 100 से 120 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। फटाफट जवाब दीजिए भाई, फटाफट बताइए सर। आप कह रहे हैं सर एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक बताइए। सर एसएससी जीडी के लिए बेस्ट बुक जो है, मैं ये कहता हूं आप इससे अच्छा मॉक टेस्ट लगाइए। अब इतना ही टाइम है, बुक पढ़ने से बढ़िया मॉक टेस्ट लगाइए। शाम को रोज मैं क्लास लेके यहाँ आता हूँ, और इसके अलावा भी मैं ऑफलाइन जो बैच हैं उसमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनकी, जैसे सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, प्रतिशत चल रहा है, टेलीग्राम पे खूब प्रैक्टिस डालता हूं मैं। और फिर भी अगर मान लीजिए आपको कोई बुक खरीदना है तो आप किरण पब्लिकेशन का खरीद सकते हैं। किरण का, आप एसएससी किरण पब्लिकेशन है, इस किरण पब्लिकेशन का आप बुक खरीद सकते हैं। एसएससी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस हैं, हाँ प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस लो। ठीक है, इससे अच्छी कोई एसएससी के लिए शायद बुक नहीं होगी। हाँ सर, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उत्तर दिए हैं आप लोग 533, सुनील जाट उत्तर दे रहे हैं 533, संजय दे रहे हैं दो उत्तर दे रहे हैं, राकेश 3, रितु दे रही है 3, अशोक दे रहा है 533। आइए हम बात करते हैं सर। मैं संख्या ही लेता हूं, जानिए सर। 101 है, 103 है, 2 नहीं होगा, सम संख्या छोड़ दो, 4 सम संख्या है छोड़ दो, 5 इकाई 5 है छोड़ दो, 6 सम संख्या है 107, 108 सम संख्या है 109, 110 सम संख्या है, 111 नहीं है सर। 1 और 2 और 3 अंकों के योग में 3 का भाग जाता है सर, ये 37 गुणा 3 होता है, 37 का और 3 का भाग जाता है इसमें, 111 नहीं है। 112 नहीं होगा, 113 होगा, 114 सम संख्या है, 115 का इकाई अंक 5 है, 116 सम संख्या है, 117 में 3 का भाग जाता है, 7 और 8 और 1 9, और 9 में 3 का भाग जाता है सर, 13 नाम में 117 होता है, ये भी नहीं है। 118 सम संख्या है, 119 नहीं है सर, 17 संत 119 होता है, 17 और 7 का भाग जाता है, यही संख्या है सर, केवल यही संख्या है अभाज्य संख्याएं, 2, 2, 4 और 1, 5। तो आप कहेंगे सर अभाज्य संख्याएं कौन, इनका योग कीजिए, 100, 200, 300, 400, 500, 520, 530 और 33। तो आप कहेंगे 500 कितना होगा, 33। उत्तर बनेगा 533। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए अच्छे से। अब सोचिए कैसे सवाल आ रहे हैं। राकेश यादव कैसी है सर? देखो बुक कोई खराब नहीं होती है, ठीक है, कोई भी आप बुक खरीद सकते हैं। मैं राकेश यादव से अच्छी एक और बुक बताता हूँ, एक बलजीत डाका के नाम से, उस पब्लिकेशन का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन बलजीत डाका के नाम से एक बुक आएगी। बलजीत डाका सर हैं, ठीक है, दिल्ली वैसे पढ़ाते नहीं हैं वो, लेकिन राइटर हैं बलजीत डाका, ठीक है। तो आप उनका टीसीएस पैटर्न का बुक है, अगर गणित का बहुत शानदार बुक चाहिए तो फिर वो है। मैंने जीडी लाइक बुक बताया था, वो आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप बात समझ गए। अब आपको एक फीलिंग आई होगी अब तक, और फीलिंग ये आई होगी कि सर इसका मतलब तो हमें तो फिर संख्याओं का नॉलेज होना जरूरी है, अगर अभाज्य संख्याओं का नॉलेज नहीं होगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। तो आगे हम एक क्वेश्चन, और इन संख्याओं को जानने से पहले मैं एक राय आप लोगों को दे रहा हूं, आप सारे लोग मेरी एक बात मानेंगे सर, ध्यान दीजिए। मैं अभी एक रीजनिंग का सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से। अभी इन 2 सवालों को देख के आपको लगा होगा कि अगर हमें अभाज्य संख्याओं का नॉलेज होगा तो हम इन सब का उत्तर दे पाएंगे, अगर अभाज्य संख्याओं का नॉलेज नहीं है तो फिर हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो मैं सर आप लोगों को एक रीजनिंग का सवाल पहले पूछ लेता हूं, एसएससी जीडी 2021 एनटीपीसी प्री एग्जाम 2021 का सवाल है, रीजनिंग का सवाल दे रहा हूं सर, प्लीज आप सारे लोग देखना। ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शन है 123, 133, 153 और 163। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था,
रेलवे एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 2021 में पूछा गया था। 2 बार ये सवाल आ चुका है सर। सेम सवाल 2 बार पूछा जा चुका है। 3, 13, 23, 43, 53, 73, 83, 103, 113 कहता है अगला पद बताइए। ज्यादातर आप मास्टरों से पूछिए, इसको गलत बताएंगे, कहेंगे सवाल ही गलत है। गारंटी से कहता हूं सर, जो बंदा अपने सब्जेक्ट में डूबा हुआ है, अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ रखता है, वो तो इस सवाल का जवाब दे पाएगा, वरना नहीं दे पाएगा। और शायद केवल रीजनिंग पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग जवाब ना दे पाए। गणित का अगर कोई टीचर है साथ में तो शायद इसके जवाब तक पहुंच पाए। रीजनिंग का सवाल मैंने एसएससी जीडी का दिया है सर प्रीवियस एग्जाम से, और आप ये भी पहचानिए टीसीएस पूछ क्या रहा है आजकल। और तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो मेरे भाई? यहां आप क्या कर रहे हैं? नॉर्मल सीरीज तुम पढ़ रहे हो और टीसीएस क्या पूछ रही है आप जानते हैं सर? एक होता है जैसे आप अल्ट्रा, एक सुपर अल्ट्रा, तो ये सुपर अल्ट्रा टाइप के सवाल पूछ रही है टीसीएस। ऐसे ऐसे सवाल उठा के लाती है। मैं कहता हूं ना, जहां मास्टरों की सोच खत्म होती है वहां से तो इसके सवाल शुरू होते हैं। जवाब आप छापेंगे कमेंट बॉक्स में। डी 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 133 आरवी मंसूरी दे रहे हैं 133 133। बी प्रियंका कह रही है बी होगा 133 163 163। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इज राइट आंसर 163। पहले आप लोगों ने क्या गलती की वो बताता हूं, सुनिए सर। आप लोग पता है क्या कर रहे हैं? 10, फिर यहां जुड़ा 10, फिर यहां जुड़ा 20, फिर यहां जुड़ा 10, फिर यहां जुड़ा 20, फिर यहां जुड़ा 10, फिर यहां जुड़ा 20, फिर यहां जुड़ा 10। तो फिर कई कई सोच रहे हैं यहां जुड़ गया 20, 133 उत्तर हो गया जी। फिर मैं कहता हूं सीरीज कहां लगी? बोले लग गई ना सर। मैंने कहा शुरू में 10 ही। बोले चलता है इतना तो, कहां फर्क पड़ता है। हम पीछे का देखते ही नहीं है, पीछे की चीजें छोड़ देते हैं। हम बड़े दिल वाले आदमी है, पीछे जो हो गया सो हो गया, हम आगे ही देखते हैं हमेशा ही। अबे भाई यहां 10-10 शुरू हुआ था, सीरीज नहीं लगी है। जो तुम लगाना चाह रहे हो वो सीरीज नहीं है सर। इसलिए कहिए ये गलत है, आपका अप्रोच ही गलत है सर। देखो क्या अप्रोच है इसमें सही। इसका राइट आंसर 163 क्यों होगा? यहां सर इकाई 3 वाली, इकाई 3 वाली लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ जी, इसका मतलब अब तो मान जाइए कि आप लोगों को 200 तक की अभाज्य संख्या अंगुलियों पे होनी चाहिए, अंगुलियों पे एकदम। अगर जब तक 200 तक की अभाज्य संख्या आपके अंगुलियों पे नहीं होगी तुम जवाब नहीं दे पाओगे सर कभी भी। सोचिए रीजनिंग में पूछ रहा है ये सवाल और तुम उम्मीद लगाए आपके सपनों को भारत रत्न मिलना चाहिए, तुम उम्मीद लगाए बैठे हो कि नॉर्मल चीजें पढ़ के तुम नौकरी लग जाओगे। भाई आज एग्जाम सिलेक्शन के लिए नहीं ली जाती है, एग्जाम रिजेक्शन के लिए ली जाती है। ये रिजेक्ट करने के लिए परीक्षाएं लगाते हैं आजकल, सेलेक्ट के लिए कोई परीक्षा नहीं लगाता है। जानिए इसका मतलब आपको 200 तक की अभाज्य संख्याओं का पता होना जरूरी है। मैं आपकी मदद कर रहा हूं, यहां 200 तक की सारी अभाज्य संख्याएं लिख रहा हूं। यहां लिख दूं या आगे लिख देता हूं? लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं साथ में ही, फिर अगले पन्ने पे हम लिखते हैं। सवाल था 19, 29, 59 और 79 और अगला पद क्या है? यह सवाल पूछा गया था सर एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 में। 2023 में जीडी, लोको पायलट, एनटीपीसी दोबारा से, सीजीएल, सारी एग्जाम 2023 में होनी है। 2021 का सवाल है, 3 साल जाने जा रहे हैं सर। 2 साल आप सीधे सीधे मान के चलिए सर। ऐसे क्वेश्चन एसएससी, दिल्ली पुलिस, टीपीओ में भी आया था। राकेश बोल रहे हैं बिल्कुल सर। टीसीएस अपने आप को रिवाइज करता है, टीसीएस अपने आप को रिपीट करता है, बेशर्त आपको टीसीएस का नॉलेज हो। जवाब दीजिए इसका क्या होगा? सीधा जवाब दीजिए, मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसके, और नहीं दूंगा। ऑप्शन है तो भी नहीं दूंगा, ऑप्शन तो मैं बना सकता हूं। मैं जानना चाहता हूं, कुछ आइडिया लगाया आपको? हाँ सर, इसका उत्तर होगा 89। अगला जो पद होगा वो होगा सर 89। रीजन आप जानते हैं, इकाई 9 वाली अभाज्य संख्याएं, यूनिट 9 वाले प्राइम नंबर्स हैं सर। ये इकाई 9 वाली अभाज्य संख्याएं, इकाई 9 वाली अभाज्य संख्या है, इसलिए राइट आंसर होगा 89। इसका मतलब अब आपके मन में बार बार एक बात चल रही होगी कि सर जल्दी से 200 तक की अभाज्य संख्या बता दो, अब इंतजार नहीं हो रहा है। तो सर आप मन में सोचिए, मैं फिर से इसको छोड़ो एक बार, पहले आपको मैं खुद लिख के बताता हूं, फिर 1000 तक का जो चार्ट है वो बता दूंगा। 1 से 200 तक की अभाज्य संख्या हर स्टूडेंट के आज से अंगुलियों पे होगी। उम्मीद करूंगा आप जरूर याद करोगे।
हाँ या ना बताओ भाई, बैठे बैठे आप हाँ या ना बोल दो, मैं महसूस कर लूंगा, आपसे दिल से जुड़ा हुआ हूं ना, मुझे पता चल जाएगा तुम हाँ बोले हो कि ना बोले हो। अब कई कमीने जो है ना बोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं बताओ देखे ना बोला कि हाँ बोला। बताओ फटाफट बताइए। अभी 10 बजे हैं, भागना नहीं है, रात्रिकालीन सेवा में रुक के जाना है। भंडारा चल रहा है सर, हाँ, खाने का प्रोग्राम नहीं है, बस जागरण हो रहा है, जागरने का आनंद लीजिए, भजनों का आनंद लीजिए। आप देखो लिखता है, फटाफट देखना, 2 3 5 7 11 13 17, कोई नंबर रह जाए तो आप मुझे बता देना। 19 23 29 31, 31 के बाद में 37, 37 के बाद में 41, 41 के बाद में 43, 43 के बाद में सर नंबर आएगा 47, 47 के बाद में 53, 53 के बाद में 59, 59 के बाद में 61, 61 के बाद में 67, 67 के बाद में 71, 71 के बाद में 73 सर, 73 के बाद में 79, 79 के बाद में 83, 83 के बाद में 89, 89 के बाद में 97। देखते हैं पहले 100 तक की 25 संख्या हो गई क्या? हाँ सर, 100 तक की 25 संख्या हो गई क्या? देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 21 22 23 24 25, ये तो हो गई 100 तक की अभाज्य। 200 तक की चाहिए सर, रीजनिंग कहती है 200 तक की चाहिए। आगे देखो फिर सर, अगली अभाज्य संख्या देखते जाना। 101 होगी, 103 होगी, 107 होगी, 109 होगी, 113 होगी, 127 होगी। 2 2 4 1 5, 127 के बाद में 131 होगी, 137 होगी, 1 मिनट, 137 होगी, 139 होगी, 149 होगी। देखते हैं 2 2 4 1 5 सर, 151 होगी, 157 होगी। इसके बाद देखते हैं सर, 163 होगी, 167 होगी, सर 173 होगी, 179 होगी, 181 होगी, 181 के बाद 191 होगी, 193 होगी, 197 होगी, 199 होगी। ये 200 तक की अभाज्य संख्या है सर। अब देखना, मैंने जो सवाल दिया था ना आपको पिछला, अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूं कोई रह तो नहीं गया है नंबर, मैं भी इंसान हूं, मानवीय भूल नहीं होनी चाहिए सर। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6, बिल्कुल ठीक है। 200 तक की यही सारी अभाज्य संख्याएं हैं, आपको पता होगा। उम्मीद करूंगा तुम लिखोगे, बार बार सुबह शाम खाली पेट डोज लोगे, आराम आएगा। क्या बोल रहा हूं फिर से, 5 दिन सुबह शाम खाली पेट डोज लीजिए, आराम आ जाएगा। ठीक है, सुबह शाम खाली पेट लेना है। देखिए सर, पिछला जो सवाल था मैंने लिखा था 3 13 23, हम जानना चाह रहे थे 113 के बाद इकाई 3 वाली अभाज्य संख्या कौन सी है। ये देखो 113 के बाद इकाई 3 3 3 3 3 3 3, ये 163, ऐसे उत्तर आया था मेरे दोस्त 123 163। आई बात समझ में? ऐसे ही जीडी के सारे पेपर्स खंगालो, सारे पेपर्स में नानूराम करें, राम राम गुरुजी। नानूराम भाई लेट आप पधारे हैं, माफी चाहता हूं, आप टाइम पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए। सर देखिए एक बार ध्यान देंगे, यहां इकाई एसएससी जीडी के पेपर्स खंगालना 2021 वाले, इकाई 1 वाली सारी अभाज्य चुन लेगा अगला, इकाई 9 वाली, इकाई 7 वाली, इकाई 3 वाली, मैं एक आधा उदाहरण दे दिया हूं रीजनिंग का, ऐसे आप सारे नंबर्स याद रखेंगे। आइए आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अप्रोच पर चलते हैं। याद रखना इनको, लेकिन अब इनमें से कुछ चीजें मैं यहीं से बता देता हूं, सुनो सर। 1 से 25 तक कुछ बातें यहां से हम कैलकुलेट कर देते हैं। कुल अभाज्य, कॉपी और पेन साथ रखो, लिखते रहो, रुकना नहीं है सर। ठीक है, जगते रहो जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती। सर आप कहां सो रहे हैं? कई लोगों को नींद आ रही है। अरे आपके जैसे कम्पिटिटिव लोग इस वक्त मुंह धो के फिर शुरू हो गए हैं, इसलिए सोना नहीं है। आपका भाई खड़ा है आपके साथ, टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप जगते रहेंगे। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या। ऐसे ही कुछ डेटा याद रखने हैं जो हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए। 1 से 150 तक अभाज्य संख्या, फिर 1 से 75 तक अभाज्य संख्या, 1 से 75 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। इसके बाद में 1 से 125 तक अभाज्य संख्या, 125 तक कुल अभाज्य संख्या। देखे छापो रे, क्रमश से छापो कितनी कितनी होती है। 1 से कमेंट बॉक्स में छापो कितनी कितनी होती है, क्रमश से छापते जाइए, रेस्पेक्टिवली आप बताएंगे कितना कितना होगा। और 1 से 200 तक ये डेटा आप परमानेंट याद रखोगे। थोड़ी देर में बताऊंगा कैसा काम आएगा। सर ये तो बेसिक सवाल चल रहे हैं, अभी लेवल के सवाल तो शुरू ही अब होंगे ना, बेसिक सवाल चल रहे हैं, चलते चलो। हाँ
सोना मना है। ब्राइटनेस ज्यादा है स्क्रीन का सर जी, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए। सर नानूराम बाजरा की रोटी खा लिया आज, अच्छा कोई बात नहीं। माइकल सर हल्का सा ब्राइटनेस कम कर दो, बच्चों को दिक्कत आ रही है, हल्का सा, ज्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राइटनेस कम कर दो, ठीक है। बात सुनिए सर, हल्का सा कम कर दो बस। उम्मीद करता हूं अब ठीक होगा, ब्राइटनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सर यहां से डेटाज में छाप रहा हूं, प्लीज सुनेंगे सब लोग। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या होती है 9, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या होती है पूरी 9, ये भी नहीं दिख रहा, ये दिख जाएगा 9। 1 से 50 तक होती है 15, 1 से 75 तक होती है 21, 1 से 100 तक होती है 25। ये डेटा तो तुम याद ही रखोगे। 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25। ये डेटा तो तुमको याद रहना ही रहना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है भाई। 1 से 125 तक कुल जो अभाज्य संख्या होंगी सर, वो होंगी 30, फिर 35, फिर 40 और फिर 46। गिन लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, सारी संख्या लिखी हुई है। आज से डेटा तुम याद रखोगे सर। सर रेड कलर लो, कोई बात नहीं। अभी देखिए 1 से 25 तक अभाज्य संख्या है 9, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15, 1 से 75 तक अभाज्य संख्या 21, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25, 1 से 125 तक 30, 1 से 150 तक 35, 1 से 75 तक 40, 1 से 200 तक 46। ये डेटा तुम आज के बाद याद रखोगे। आपको अगर कोई पूछ ले आज के बाद, मान लीजिए रिश्ते वाले आए हैं और लड़की वाले आके कहते हैं आपकी सगाई पक्की तभी करेंगे जब आप बताएंगे 150 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो तुम्हारी सगाई नहीं टूटने दूंगा, मैं गारंटी कह रहा हूं। आप इनको याद रखो। क्या कहेगा अगला, यहां लिख देता हूं, यकीनन दिखेगा। अगला कहेगा 150 से, रिश्ते वाले आए बोल देना उनको 150 से 200 तक की अभाज्य हमारे अंगुलियों पे हुई है। हाँ अंगुलियों पे है कुल अभाज्य संख्या। कुल अभाज्य संख्या है 150 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या है। तो एक चीज बताओ सर, 200 तक पूरी अभाज्य संख्या कितनी है 46, और 150 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है 35। अगर 200 तक की सारी अभाज्य में से 150 तक की सारी अभाज्य संख्या घटा दूं तो बताओ उत्तर 11 होगा कि नहीं होगा? ऐसे काम आएगा सर। हाँ बाई की तो होगी ठीक है। 1 से 150 तक लिखा है, 200 तक पूरी अभाज्य संख्या 46 होती है, देखो इधर 46 है, और 150 तक 35 है। 200 तक में से 150 तक का माइनस कर दो, 20-20 में से हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके 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 ओके, आगे चले। देखिए ये लिस्ट है 1000 तक की, या तो कॉपी में लिख लेना, पन्ना चिपका लेना। 200 तक की अभाज्य संख्याएं एनी टाइम याद रखोगे, बाप की सौगन है अगर 200 तक की अभाज्य संख्या याद नहीं हुई तो। ठीक है, हाँ कमीनो वैसे लगती नहीं है तुमको। देखो सर 5वां सवाल देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सर टीसीएस 2022 एनटीपीसी सीबीटी 2 के थ्रू पूछा है, अभी हाल ही में सवाल आया है 2022 जून में, 6 महीने नहीं बीते। सवाल का आंसर लिख देता हूं मैं सर। माफ कीजिए 11 से ही 1/9, जो ऑप्शन थे वो 11 से ही 2/9, 11 से ही 3/9 और 11 से ही 4/9, ये ऑप्शन है सर। फटाफट आंसर दो सर। मेरे आया था 1 से 150 तक का। क्या बात है, मैंने कहा ना जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं प्रीवियस एग्जाम्स को आधार मान के पढ़ा रहा हूं, पुराने ठर्रे नहीं चलेंगे सर, वर्तमान में जो है उन्हीं पर बात कर रहा हूं। ऑप्शन 2022 ताजा सवाल है, एसएससी जीडी वाले लोग ध्यान देंगे सर। हाँ उसकी तो बहुत जल्दी लगेगी तुमको। डी ग्रुप में आया था 1 से 150 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है। आज इधर प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। ए, टीसी शर्मा खंडेला कह रहे हैं ए। और कोई? ए ए ए ए ए ए ए ए ओके 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 ओके, आइए लिखते हैं। कहता है पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। पहली 9 अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितनी हो गई? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 23।
सर औसत का एवरेज का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर 9 अभाज्य संख्या है तो बट्टा में 9 आएगा, कन्फर्म रही है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, आप ऐसे औसत पढ़ते आए, जितनी संख्याएं हैं उनके योग में कुल संख्याओं का भाग दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। इनको जोड़ेंगे 3 2 5 5 10 7 17 17 11 28 41 41 58 58 77 100। आप बोलेंगे 100 बटा कितना हो जाएगा 9, और 100 बटा 9 को बोलेंगे तो आप कहेंगे 11 9 99 1 बटा 9, 11 से ही 1 बटा 9 इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई है, यही ऑप्शन थे सर। सर ये क्या होता है, कौन किसके बारे में पूछ रहे हैं आप प्रियंका जी? उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। हाँ ठीक, आगे देखो। हाँ अभी चलिए ना, शुरुआत हुई है सर, ये कह देना कांजी सर के सवाल अब शुरू हुए हैं। मैं एक बात ऑफलाइन क्लासों में बोलता हूं, जब बच्चे फटाफट उत्तर दे रहे हैं ना, मैंने कहा अभी आप वाले चल रहे हैं, मेरे वाले शुरू नहीं हुए हैं। जब मेरे वाले शुरू हो जाए तो जवाब दीजिएगा, और वो मेरे वाले नहीं होते, एक्चुअल में टीसीएस वाले होते हैं। 150 से 200 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा गया है डीएसएसएसबी, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा लगी थी 2022 में, उस फरवरी 2022 में, उस फरवरी 2022 में आया था। वैल्यू होता है, बता सकते हैं? नहीं। सबसे मीठी बात यही है, लोगों को लगेगा कि याद ही नहीं है तो जवाब कहां से देंगे। मैं लिखता हूं, देखो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। 151, 157, 163, 167, 167 के बाद में 173, 173 के बाद में 179, सर 181, 181 के बाद में 191, 193, 197 और 199। इन सब संख्याओं को हम जोड़ेंगे और जोड़कर फिर ही हम भाग लगाएंगे। नंबर सम देखेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, मतलब हम 11 से भाग देंगे। इन सब नंबर्स को जोड़ना है। सर इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं कल की क्लास में भी बोल के गया था, तुम सर से पढ़ते हो कि मैडम से पढ़ते हो, टाई पहनते हैं कि पढ़ाने वाले जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जामिनर एक सवाल 4 ऑप्शन देगा, उनमें से आपने सही चुना कि नहीं चुना, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिए, आप अगले ने पूछ लिया, उसे मतलब नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का नाम सुना है कभी? नॉर्मलाइजेशन में ऐसे नंबर बढ़ाते हैं सर। नॉर्मलाइजेशन में 1% एक नंबर का नहीं होता है, वहां अगर जो सबसे हार्ड सवाल होता है उसके नंबर ज्यादा होते हैं, इजी सवाल के नंबर कम होते हैं। एक ही पर्सन 4-4 नंबर तक बढ़ा देता है आपका। इसलिए नॉर्मलाइजेशन के लिए ऐसे नंबर आपकी रैंक, मतलब ऐसा कई बार सुना होगा ना कि बच्चे ने 62 सवाल करे और नंबर आ रहे हैं उसके 83। ऐसा आप पिछले एनटीपीसी में देखा होगा, 62 सवाल उसने हल करे, प्री एग्जाम में आपने सीबीटी 1 में देखा होगा 76-78 नंबर बन रहे हैं। पता है क्यों बने हैं? क्योंकि उन्होंने हार्ड सीरीज के सवालों को हल किया है और वो एक ही सवाल 4-4 नंबर दे रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में जिन जिन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सर इनको जोड़ लेते हैं फटाफट। 7 1 8, 3 11, 11 और 7 18, 21 30, 31 32, 32 के बाद 35, 42, 42 के बाद 51। तो यहां तो हो गया सर 51, बच गया कितना? 5। यहां से देखेंगे 5 5 10, 10 से 6 16, 16 और 6 हो गया कितना? 22, 7 29, 36, 36 8 कितना हो गया? 44, 44 और 9 हो जाएगा 53, 53 और 9 हो जाएगा कितना? 62, 62 9 71, 71 और 9 कितना हो जाएगा? 80, 80 और 5 85, बच जाएगा कितना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा सर? 19, 1951। अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक है, मैंने सही जोड़ा है तो यही होगा। भाग देंगे 11 का, 11 एकम 11, बच गया कितना सर? 8। 11 7 77, बच गया कितना पीछे सर? 8। 11 7 77 पॉइंट, बच गया कितना सर? 4। 11 तिया 33, बच गया कितना? 7। 11 6 66। लगभग आंसर आपका आ रहा है डी सी।
तो सही उत्तर होगा सी। कैमरा फिक्स है भाई, जो भी है ऑफलाइन क्लास में लगा हुआ है वैसे, हाँ यहीं से बच्चे पढ़ते हैं वैसे भी और वैसे भी, ठीक है। उत्तर होगा सर आपका कितना, 177 पॉइंट है। बोलो कैसे सवाल आ गया है, आगे देखिए सर। मैंने कहा अब इसका होमवर्क है सर, यूपीएसआई का परीक्षा लगा था, ये सवाल आया था सर, यूपीएसआई का एग्जाम लगा था 2021 में, यूपीएसआई में आया था उत्तर प्रदेश वालों के लिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप होमवर्क खुद करेंगे इसका। सेम पिछले वाले सवाल की जैसे है, 150 से 100 से 150 के बीच की सारी अभाज्य संख्याओं को जोड़कर जितनी अभाज्य संख्या है उनका भाग दे देना, वही आपका उत्तर है। उम्मीद करता हूं आप आराम से उत्तर निकाल लिए होंगे, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को ऐड कर दूं मनीष, तो ऐसा कर सकता है? नहीं सर, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़कर 2 का भाग देने पर प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, समांतर श्रेणी का आता है मेरे दोस्त, इसका नहीं आता है। अभाज्य संख्या में गलती मत कर देना, ये फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या जोड़ने वाला। आइए सवाल अगला देखिए क्या है। सवाल है 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या बताइए। इसका रेलवे ग्रुप डी 2014 में आया था, 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या पूछा है। 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। कह रहा है 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या बताइए कौन सी है सर। 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य, इसका मतलब पता है, जैसे मैं बोलता 10 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या, अब 10 से बड़ी तो 11, 13, 17, 19 सब भी होती है, लेकिन 10 से बड़ी लघुत्तम का मतलब है जस्ट 10 से आगे वाली अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होती है। तो 1000 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या होती है, फटाफट छापो देखे। 1009 बता रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है सर। आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे, ये सेशन लोगों तक पहुंचना चाहिए, संख्या कम नहीं होनी चाहिए। अपनी रात्रिकालीन सेवा का जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, संख्या कम नहीं होनी चाहिए। नहीं माना जाएगा, मैं रोज रात को तभी खड़ा रहूंगा जब संख्या कम नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। अगर संख्या कम हुई तो गलत बात, मैं नहीं मानूंगा। हाँ कहते हैं ना नहीं खेलेंगे, तो संख्या कम नहीं होनी चाहिए, संख्या बनी रहनी चाहिए जितनी भी है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पहुंचाइए। सर 3 नंबर ए उत्तर दे रहे हैं। देखो अब सर नॉलेज की बात यही है, ये 11 से भाज्य है, भाग दे लो। 11 9 99 और 11 एकम 11, 1003, 19 5 95, 53 नहीं बनेगा, 17 5 85, 15 बच के 153, 17 से भाग है सर, 17 नाम है 153, ये संख्या 17 से भाज्य है। 1007 है, 19 5 95, 5 बच गया, 19 3 57, ये 19 से भाज्य है भाई। राइट आंसर होगा डी। बोलो बना के नहीं बना? हाँ राइट आंसर होगा सर आपका डी। मैंने बता दिया है सबके बारे में कौन कौन है। इसमें 11 का भाग जाता है, इसमें 17 का, इसमें 19 का। 1009 ही आपका राइट आंसर होगा। ये पुराना सवाल मैंने इसलिए ले लिया है कि मुझे लगा थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने दिया है सर। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सवालों के बारे में। कहता है 67 से, अच्छा इससे पहले एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, वो भी देख लो सर। एक अंकीय कुछ चीजें बता देता हूं, सुनो। इधर लिखते हैं एक अंकीय छोटी संख्या, एक अंकीय अभाज्य से थोड़ा अलग लिखता हूं, एक अंकीय अभाज्य संख्या। एक तरफ हम लिखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एक तरफ लिखते हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सर इसके बाद में हम 2 अंकीय लिखते हैं। 2 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? फिर हम लिखेंगे 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? फिर हम लिखेंगे 4 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सर 2 अंकीय, 1 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 7। 1 अंकीय सबसे बड़ी प्राथमिक संख्या है 7, 2 अंकीय सबसे छोटी 11, और सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी कितनी? 97। 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1001 और सबसे बड़ी होगी 997। 4 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 1009, अभी देखा आपने 1009, और सबसे बड़ी जो होगी वो 99 73 होगी। ठीक है, ये लिस्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में बहुत बार ऐसे सवाल आता है 4 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। बोल दो ना जरा, जो दिल में छपा हो कुछ ना हो।
डी ऑप्शन हो सकता है। हो गया सर डी ऑप्शन। आप देखिए, एक अंकीय सबसे छोटी संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी 7, 2 अंकीय अभाज्य संख्या 11 और 97, 3 अंकीय 1101 और 997, 4 अंकीय 1009 और 9973। ये डेटा आप याद रखोगे प्लीज, इन डेटा के बिना कुछ नहीं होना है, सीधे एग्जाम में कई बार सवाल आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए सर, कहता है 67 से 101 के बीच की संयुक्त संख्या बताइए। एसएससी ने 2017 में पूछा था, टीसीएस 2018 में आया था सर। टीसीएस एग्जाम्स 2018 में लेने लगी थी, उससे पहले एसएससी खुद अपने क्वेश्चंस देता था। तो देखें फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। सड़सठ से 1101 के बीच कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। अच्छा मैं एक बात पूछता हूं आपसे, एक दिल की बात करता हूं। आधी रात लगभग होने को चली है और आधी रात को दिल की बातें की जानी चाहिए। दिल की बात यही है, आप इसको बढ़ाते क्यों नहीं हैं, लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं रहे हैं। हाँ यही, मैं तो मेरे ही दिल की बात करूंगा। आपको लग रहा है कि आपको अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो चैनल को लोगों तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा मानिए कि आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो प्लीज कोशिश कीजिए, क्योंकि हौसला जो है ना वो कमजोर नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होता है इन चीजों से। वैसे मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या है, कितने लोग देख रहे हैं। लेकिन वो होता है ना कि ऐसे अंदर से आता है कि हाँ। आपको एक बात बताता हूँ, जब आप दौड़ रहे होते हैं, आप अकेले दौड़ रहे होते हैं, कोई आपको सुन नहीं रहा होता है, लेकिन जब आप दौड़ रहे होते हैं और जनता ताली बजा रही होती है, वंस मोर और जोर लगाओ और जोर लगाओ, तो आप में पता नहीं अचानक से और हिम्मत आती है, आप और मेहनत करते हैं। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोगों तक ये बातें जाएंगी, तो पता है मैं क्या करूंगा, और पेपर्स खंगालूंगा और पीछे की चीजों पर रात रात भर बैठ के, मतलब थकान नहीं होगी, लगा रहूंगा। इसलिए मेरी थकान ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जानते हैं मुझे थकान कैसे नहीं होगी। 67 से 101 के बीच कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, हमें ये पूछ रहा है। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, 1.6 सब्सक्राइबर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ऐसे ही मेरा टारगेट पता है क्या है, मैं चाहता हूं सर ये 1.6 के जो है, ये छोटे छोटे टारगेट लेंगे, 1 पॉइंट इसका हट जाए। सबसे पहला टारगेट हमारा ये है, सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे, फिर जीरो लगाते चलेंगे इसके आगे। बस ऐसे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, छोटे छोटे टारगेट के साथ हम जिएंगे। आइए 67 से 101 के बीच कितनी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या का मतलब है सर भाज्य संख्या। बताओ भाज्य संख्या कितनी है, बोलो बताएं भाज्य संख्या कितनी है। उत्तर दिए हैं सर 27 27 27 27। आप कह रहे हैं सुपर, सबसे ऊपर पढ़ाते हो सर, धन्यवाद जी। आइए लो सुनो एक बात, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 66 67 68 आगे चलो और ऐसे 101। मैंने एक बात तो ये बोली 67 से 101 के बीच बीच बताना है, मतलब आपको 67 नहीं लेना है। समझाता हूं मैं कैसे बनेगा। मतलब आपको पूरी एक बात बताओ सर, ना तो 67 को लेना है ना ही 101 को लेना है। मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां 100 और 101 सुनेंगे सर आप, 101 हटा देते हैं। इनके बीच बीच में कितनी संख्या है पहले मैं ये देख लेता हूं, ये कुल संख्या कितनी है। हाँ कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर कुल संख्या अगर आपको निकालनी है तो अगर मैं 1 से लेकर, इसको तो हटाना ही है हमें, इससे तो मतलब ही नहीं है, बीच बीच का चाहिए। अगर मैं 1 से लेकर 100 तक संख्या देखता तो 100 संख्या होती पूरी। मुझे 1 से गिनना ही नहीं है, मुझे गिनना ही 68 से 100 तक का है। अगर 68 से 100 तक का गिनना है तो इसमें से मैं 67 संख्या कम कर दूंगा तो पीछे संख्या बचेंगी 33। तो 68 से 100 तक पूरी संख्या 33 है। याद रखेंगे भाई 67 से 101 के बीच पूछा है, बीच का मतलब बीच में ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। इन दोनों को हटाना है। 68 से 100 तक की संख्या 33 होती है। 24 आप उत्तर दे रहे हैं, अभी देखते हैं भाई संजय क्या होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे 33। अब मैं ये कहता हूं आपको तो भाज्य संख्या चुननी है, तो इनमें से आप देखो कुल अभाज्य कितनी होंगी इनके बीच बीच में। कुल अभाज्य संख्या देखो, कुल अभाज्य संख्या कितनी होंगी। तो एक बात बताएं सर आपको, अभी मैंने कहा 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 25 और 1 से 75 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 21। अगर मैं कहूं 100 से 75 तक कितनी अभाज्य, लिस्ट लिखिए पीछे देख लीजिए आप,
कहां सी थी वो, ये रही। आप लिस्ट देख लीजिए, ये रहा 1 से 75 तक 21 और 1 से 100 तक 25। अरे यही है कि नहीं है? ये रहा। तो सर आप कहेंगे 1 से 100 से 75 तक संख्या जो होती है वो होती है 4, लेकिन हमें 100 से नहीं गिनना है सर, हमें 68 से गिनना है। तो 68 से लेकर 75 तक और देख लो, एक तो हो जाता है सर 71 और एक हो जाता है 73, 2 संख्या और हैं। 4 संख्या तो 100 से 75 के बीच में है पहले से ही, ध्यान रखेंगे। 100 से 75 तक 4 संख्या तो ये रही, और 75 से 68 तक वापस बैक आएंगे तो 2 संख्या ये और है। तो 4 और 2 6, 6 अभाज्य संख्या होती है। अगर कुल संख्याओं में से कुल अभाज्य संख्या घटा दूंगा तो पीछे जो संख्या बचेंगी वो संयुक्त संख्या बचेंगी, और संयुक्त संख्या बच गई कितनी सर? 27। राइट आंसर इज डी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए। यस और नो? यस। नाग बोल रहे हैं राम राम जी। सर आप नाम ऐसे कैसे रखते हो? नाग डर जाते हैं ना रात को इस वक्त, पता नहीं। हाँ, डी ऑप्शन है सर। आगे देखिए सर, कहते हैं नेक्स्ट देखिए, अशोक कह रहे हैं, देखिए प्लीज देखिए सर, हमारा टारगेट किसी को पीछे छोड़ना नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ चलते रहना है, सिर्फ चलते रहना है, रुकना नहीं है जी। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। वैसे ये सवाल आईटीआई के जो बच्चे हैं उनके दिल्ली मेट्रो का एक एग्जाम लगता है, उसमें आया हुआ सवाल है ये, डीएमआरसी वालों। आप देखो ऐसे बहुत सारे सवाल आजकल परीक्षाओं में आ रहे हैं। राजस्थान स्टेट की जितनी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं या अपने स्टेट की, सेंट्रल लेवल की, सब में ये चीजें आ रही है सर। बताइए, आप कह रहे हैं इधर 5G में 2018 से चल रहा है भाई, ऑफलाइन में भी। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं 5G में तब चला है? नो सर, 2018 में 5G चला दिया था मैंने। देखो 4 लगातार अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि इनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? उत्तर दीजिए सर, उत्तर दीजिए। ऑफलाइन बोलो अंकित भाई, नॉट ऑनलाइन। हाँ, शेखर जो है ना वो अब इसका टाइम हो गया है ना, इसलिए आया है। बताओ फटाफट बताओ, उत्तर दीजिए। सर आइए सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है 4 लगातार अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनमें से प्रथम 3 संख्याओं को अगर गुणा करें तो 385 आता है, और अगर अंतिम 3 संख्याओं को गुणा करें तो 1001 आता है। सवाल पहले समझ लेता हूं, मैं ये समझाता हूं कि सवाल सोचेंगे कैसे। एक बात और बताता हूं भाई, और मैं ये कह रहा हूं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुमको ये सवाल में समझा दूंगा। सब फर्क इस बात से आप पढ़ते वक्त कैसे महसूस किया करो। पढ़ते वक्त आप महसूस किया करो कि जब सामने वाला जो बंदा है, मैं तो कहता हूं ना ऐसे, हमेशा ऑफलाइन क्लासों में कहते आया हूं कि आप मास्टर पे शक कीजिए। हो सकता है उसका रोज का काम है तो उसके दिमाग में रट लिया होगा उसने, हो सकता है वो पढ़ाने से पहले रट के आया हो, इन्हें कई सारे पहलू होते हैं। लेकिन मास्टर तो चला जाएगा पढ़ा के, एग्जाम में तुम बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग क्यों सोचेगा कि मुझे यही सोचना है जो मास्टर सोच रहा है। पढ़ते वक्त इस बात पर जोर दिया करो, और जब तक ये बात नहीं समझ में आ जाए पीछा मत छोड़ो। इसलिए मैं आपके दिमाग में ऑब्जर्वेशन लाता हूं कि ये कैसे चलता है, क्या है। सर एक तो इस बात पर ध्यान देंगे आप कि संख्या लगातार है। लगातार होने का मतलब वो संख्या मान लो एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। लगातार होने का एक फायदा यह है कि अगर आप में से किसी एक संख्या का पता चल गया तो फिर बाकी लिख दोगे। जैसे अगर मान लो एक संख्या 37 है तो तुरंत आगे लिख दोगे अगली संख्या पक्का 41 है, अगली संख्या पक्का 43 है, और अगली अभाज्य संख्या आप जानते हैं 47 होती है। लगातार अभाज्य है वैसे। तो अगर एक संख्या ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे ऑफलाइन में पढ़ रहा हूं, हाँ मेरा भी टारगेट यही था। देखिए 47, 41, 43, 47, अगर एक संख्या पता चल गई तो इसका फायदा यह है कि जो भी संख्या है वो रेगुलर है। मुझे नहीं पता वो कौन सी संख्या है, मैंने सर मान ली वो संख्या एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। सवाल कहता है इनमें से अगर पहली 3 को हम गुणा करें, ये पहली 3 को अगर हम गुणा करें तो इन संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर आता है 385। और सवाल कहता है अगर लास्ट की 3 संख्याओं को गुणा करें
तो लास्ट की 3 संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर आता है 1001। इतना मुझे पता है, बस इससे ज्यादा नहीं पता। और मैं जानता हूं इतना तो हर एक स्टूडेंट कर लेगा, कोई भी सवाल को पढ़ के आंसर दे देगा कि अगर पहली 3 संख्याओं को गुणा किया 385, अगली 3 संख्याओं को गुणा किया 1001। अब सवाल क्या है वो देखिए। सवाल है कि इसको आगे हल कैसे करूं। मेरा काम है बता देना, मैं बता के निकल लूंगा। मैं अब दिमाग में आपके डालता हूं आपको कैसे करना है। एक डेटा दे रहा है, सुनिएगा। आज के बाद अगर 2 फॉर्मेशन जोड़ बाकी से बनी हो, प्लीज समझेंगे, आज के बाद अगर 2 फॉर्मेशन जोड़ बाकी से बनी हो, ऐसा होता है ना 2a + 3b बराबर कुछ ना कुछ नंबर दे दिया, 5a + 2b बराबर कुछ ना कुछ, जैसे यहां 12 दे दिया, यहां मान लीजिए 23 दे दिया। फिर कहता है a बताओ कितना होगा, b बताओ कितना होगा। इनको बोलते हैं फॉर्मेशन। तो दिमाग को अपने को डेटा दे दो। चक्रवर्ती साधारण ब्याज जब पढ़ेंगे तब भी ऐसी बीमारियां आएंगी आपके पास। आजकल हर जगह ऐसी चीजें आने लग गई हैं। तो समझो, अगर 2 फॉर्मेशन जोड़ बाकी से बनी है तो इनका सॉल्यूशन भी जोड़ बाकी ही होता है। इनको या तो दोनों को जोड़ो या घटाओ तो ही सॉल्यूशन आएगा। ऐसे ही अगर 2 फॉर्मेशन गुणा और भाग से बनी है तो उनका सॉल्यूशन भी सिर्फ गुणा भाग ही है सर, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बताओ, जो 2 फॉर्मेशन आप देख रहे हैं वो कैसे बनी है, जोड़ बाकी से बनी है कि गुणा भाग से बनी है? तो आपका दिमाग कहेगा सर ये तो गुणा भाग से बनी है, गुणा से बनी है। अगर गुणा से बनी है तो इनका इलाज सिर्फ गुणा भागी और कुछ भी नहीं है। अब या तो इनको गुणा कर दो या भाग कर दो, बस या तो गुणा कर दीजिए या भाग कर दीजिए। गुणा करने पर ये और बढ़ जाएगा, मैं इससे भाग कर देता हूं। अगर मैं इससे भाग करूंगा तो सर एबीसी में मैं भाग दे दूंगा बीसीडी का। एबीसी की वैल्यू कितनी दी है सर? 385। और बीसीडी की वैल्यू कितनी दी है सर? 1001। आप सोच के देखिएगा, उम्मीद करता हूं तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। आप बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। आप बताओ क्या बचा? ए। बताओ क्या बचा? डी। ओके, बहुत बढ़िया। अगर इधर 2 बार कटा है तो इधर तब तक काटना बंद मत करो जब तक अभाज्य संख्या ना आ जाए। अगर मैं इसको काटता हूं 11 9 99, 11 एकम 11, 11 से काटूंगा 11 3 33, 11 5 55। अभी और काटना पड़ेगा क्योंकि अभाज्य हैं सारी की सारी, ए और डी अभाज्य। और काटो एक बार, 7 से काटो 13 बार और 7 से काटो 5 बार। जो आया वो 5/13 आया। अब अभाज्य बन गया, इसका मतलब 5 कितना है? 13। अगर 5/13 है तो अब तो पक्का आपके दिमाग में लग गया होगा कि ए की वैल्यू जो है वो 5 है, बी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू 13 है। मुझे दिक्कत ही नहीं है सर, संख्या लगातार है, इसलिए मैं कहूंगा 7 और 11। मैं कहूंगा जोड़ दो इनको। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो देखो देखिए कितना बन रहा है, बन गया 24। अच्छा, बड़ी संख्या, ओहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कहां जा रहा था, जोड़ना है ही नहीं अपने को। हमें तो बड़ी संख्या पूछिए, 13 उत्तर आ गया, भाग जाओ। चलो आगे, बस इतना सा है, कुछ भी नहीं है। हाँ, 5G मैथ बाय सुनील सर। हाँ, आप जानते हैं सुनील, राम राम अभी कर रहे हैं। सुनील कौन है? 5G मैथ कैसे हैं? ये स्टूडेंट है मेरे साल 2018 के। इनका एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। इनका बहुत जल्दी इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ मैं एक। ये सुनील हैं, 6 साल तक 12वीं पास करते ही 6 साल तक रोजगार सेंटर पे काम किया, बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के। ITI नॉर्मल, आप ITI कर ली साथ साथ में, और केवल रोजगार सेंटर पर काम किया। जब 2018 का लोको पायलट का वैकेंसी आया, ये मेरे पास आए। 4-5 स्टूडेंट दोस्त ये मेरे पास आए थे। इनमें से 2 शायद दोस्त मेरे पास रुके थे, बाकी थोड़े दिन बाद चले गए थे वापस। तुम्हारी यही बीमारी होती है, आधा पढ़ के तुम चले जाते हो। तो ये एक रुका, एक दूसरा दोस्त रुका। दोनों प्री एग्जाम पास कर गए लोको पायलट का। वो प्री पास करते ही दूसरे वाला चला गया, केवल सुनील बचा। इसने जितने दिन मैंने कहा, उस वक्त में 12 बजे से रात 10 बजे तक, दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक लोको पायलट वाले बैच को पढ़ाता था, रोकता था इनको। फिजिक्स, मैथ, जो भी सब्जेक्ट चलते थे वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मैथ रीजनिंग इनके लिए इतना शानदार तैयार किया था कि सिलेक्शन का लगभग आधार आप किसी भी सिलेक्शन वाले बच्चे से पूछो, वो यही कहेगा मैथ रीजनिंग 2018 में जो भी वैकेंसी थी सिलेक्शन हुआ। सुनील अजमेर जोन से था, अच्छे नंबर से पास हुआ। जयपुर आज ड्यूटी है और ये शायद वहीं से इस वक्त मैसेज कर रहा है सर। ठीक है, उस वक्त हिम्मत वाला बच्चा था, तो इसने क्या किया, एक छोटा सा बोर्ड लेके खुद ही, मैं 5G मैथ्स के नाम से उस वक्त जाना जाता था, तो ये 5G के तरीके से पढ़ाने लग गया। तब से लिखता है 5G मैथ्स।
ठीक है। हाँ, अब तो 6G हो गया, चेंज हो गया है सर। तो ये सुनील की कहानी है, बहुत जल्दी इसका इंटरव्यू लेके आ रहा हूं, देखो सर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। आओ अगला सवाल देखो। ये सवाल सर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हेवी सवाल है, ठीक है। आप फटाफट देखिए, मैं फिर पानी पीता हूं, फटाफट जवाब दीजिए आप। ओह सर, आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया है? मुझे पहले ये पूछिए, मैंने एग्जाम दिया कब है? रामदेव भाई, मैं एग्जाम्स देता ही नहीं हूं। देखो सर, 3 परस्पर अभाज्य संख्या इस प्रकार हैं कि इनमें से 2 का गुणनफल 551 और अंतिम 2 का गुणनफल 1073 है। बताइए तीनों संख्याओं का योग क्या है? मैं पढ़ के खुश हूं, बस पढ़ा के खुश हूं। मेरा काम सब कुछ इससे चलता है, मुझे आनंद आता है पढ़ाने में, इसलिए मैं रात में भी खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। सर मुझे करनी है एएलपी की। पांचीलाल जी, आपको इन नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है। हाँ सर, इसका जवाब देंगे आप लोग या है किसी के पास? देखो सुनिए, 3 परस्पर अभाज्य संख्याएं, पिछले सवाल में इसमें एक फर्क है सर। पिछले में मैंने लगातार लिखा था, इसमें लगातार नहीं है, देख लो आराम से। पिछले सवाल में लगातार लिखा हुआ था, यहां लगातार अभाज्य, और अब की बार लिखा है परस्पर अभाज्य। इसका मतलब है गारंटी नहीं है लगातार हो, बस तीनों अभाज्य हैं, इसका मतलब यही है। गारंटी नहीं है, तीनों अभाज्य हैं ही, बस 3 अभाज्य संख्या है, कौन सी है मुझे नहीं पता। हो सकता है एक ए हो, एक बी हो, एक सी हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक संख्या ए और बी का जो गुणनफल दिया है वो 551 है सर, और यहां बी और सी का जो गुणनफल दिया है वो बी और सी का गुणनफल 1073 है। बस इतना सा दिया है। मैंने कहा 2 फॉर्मेशन है, आपको गुणा भाग करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ए बी में किसका भाग देंगे हम? बी सी का। और ये 551 और ये 1073। अब सर मुद्दे की बात बताता हूं और एक ईमानदार बात बताता हूं सर। सर सुनेंगे, एक ईमानदार बात बताता हूं। सच यह है कि मुझे इस सवाल का जवाब पहले से पता है। मैं क्या करूंगा सर आपसे झूठ बोल के? हवा में फेंकने से कुछ नहीं होता है। मुझे इतने साल पढ़ाते हुए हो गए, हर साल जब जब मैं हर किसी बैच को पढ़ाता हूं, भाज्य अभाज्य जब पढ़ाता हूं तो इसका नंबर जरूर लेता हूं। तो ये जब जब आता है मेरे दिमाग में तो रटा गया है, ये मुझे तो पता है ये 19 गुणा 29 है और ये 29 गुणा 37 है। मैं अभी आपके सामने से 2 मिनट गुनगुनाऊंगा, फिर सोचूंगा, दिमाग पे जोड़ दूंगा, आपको लगेगा यार मास्टर तो दिमागी है, लेकिन सच यही है कि मेरे दिमाग में तो बैठ चुका है। ये संख्या जो है वो 19 गुणा 29 है, और ये जो संख्या है ये 29 गुणा कितना है? 37 है। लेकिन दिक्कत ये है, तुम क्या करोगे? हाँ, 29 से 29 कट जाएगा, 19 और 37 होगी। हमें कहता है तीनों संख्याओं का पहले कन्फर्म पूरा सवाल खत्म कर देता हूं। आप कहेंगे ए का मान जो है वो 19 है, बी का जो मान है वो 29 है, और सी का जो मान है वो 37 है। आप इन सबको जोड़ लीजिए सर। अगर इन सबको जोड़ेंगे 9 9 18 7 25, बच गया 2, 3 2 5 1 6 2 8, उत्तर हो गया 85। अगर 85 आंसर है तो राइट आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन सवाल है कि सर तुम कैसे सोचोगे, ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ मैं फिर कह रहा हूं, तुम कैसे सोचोगे ये सोचना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूं आप लोगों को क्या सोचना चाहिए। एक तरीका तो यह है कि सर आप लोग इन दोनों का में से ले लीजिए, HCF इन दोनों नंबर का लीजिए, सोच सोच के। या तो आप देख सकते हैं जैसे इकाई 1 है, कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनको अभाज्य संख्या जिनका इकाई गुणा करने पर 1 आता है? 9 9 81। हो सकता है वो दोनों संख्या 9 और कौन सी हो हो सकता है वो संख्या 7 और 3 इकाई वाली हो सकता है वो 1 1 इकाई वाली हो। या तो ऐसे आप 5-7 संख्याओं को गुणा करके देखिए, या फिर इन संख्याओं का आप क्या निकाल लीजिए? मैथ से निकाल लीजिए, या फिर इन दोनों संख्याओं का देखिए अंतर चेक करके। मैं पहली बार देख रहा हूं, अंतर करता हूं। यहां होगा कितना? 2, यहां हो जाएगा कितना? 2, और यहां हो जाएगा कितना? 5। 552। 552 अंतर से नहीं होगा, आपको केवल HCF लेके ही करना पड़ेगा, सोच के ही करना पड़ेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सवाल का जवाब ये हो गया है। आगे देखिए सर,
अब थोड़ा सा लेवल से सवाल होंगे, वो लोग आप देखते जाइए जिनके अभी हाल ही में सीजीएल का एग्जाम है, लोको पायलट का एग्जाम है, या फिर एसएससी में कोई थोड़ा सा लेवल से एग्जाम है, दिल्ली पुलिस जैसे टीडब्ल्यू वाला एग्जाम लगा था, उन जैसी परीक्षाओं में ये सवाल आए हुए हैं। कहता है निम्न में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है? ऑप्शन सारे के सारे विषम है। ऑप्शन सारे के सारे कैसे हैं? विषम है। इधर लिखता हूं सर, ऑप्शन विषम है। ठीक है, अगर ऑप्शन विषम है और सारे के सारे ऑप्शन दो अभाज्य संख्याओं के हैं, कितनी अभाज्य संख्याओं के? दो अभाज्य संख्याओं के। आप जानते हैं सर विषम संख्या उत्तर कब आता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया विषम संख्या उत्तर तब आता है जब एक तो सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो। कन्फर्म एक तो सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो तो ही उत्तर विषम आता है। ऑप्शन सारे विषम है। एग्जामिनर जब पूछता भी है तो बहुत तरीके से पूछता है। कहा निम्न में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है? कोई नंबर नहीं पता कौन से हैं, लेकिन कौन हो सकता है? सर एक तो सम संख्या एक विषम संख्या जुड़कर ही विषम संख्या बनाती है और वो दोनों सारे ऑप्शन विषम है। इसका मतलब उनमें से जो भी दो अभाज्य संख्या हैं, जो भी दो अभाज्य संख्या है उनमें से एक संख्या कन्फर्म सम है। और आप जानते हैं इस पूरे कायनात में दो ही ऐसा नंबर है जो सम और अभाज्य दोनों है। एक नंबर पक्का सम है। अगर एक नंबर पक्का सम है तो ऑप्शन के अगर इगेतर तो तब आंसर हो सकता है जब इगेतर बनाने के लिए यहां क्या लोगे? गुणोत्तर। गुणोत्तर और दो इगेतर होता है। आप कहेंगे ये तो अभाज्य है लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब गलत आंसर है। अगर आप ऑप्शन बी 81 बनाना चाहते हैं तो एक नंबर आपको दो लेना पड़ेगा। दो तो फिक्स है, सम संख्या है ही है पूरे कायनात की। अगली संख्या जो है वो आप 79 ले सकते हैं। क्या दोनों अभाज्य हैं क्या? हाँ, ये 81 बनाता है, ये पॉसिबल है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी लेते हैं तो एक नंबर तो दो है कन्फर्म, लेकिन 83 योग बनाने के लिए एक नंबर आपको 81 लेना पड़ेगा। 81 अभाज्य नहीं है। अगर ऐसे ही 101 आप बनाना चाहते हैं तो एक नंबर तो दो है कन्फर्म, 101 बनाने के लिए मेरे दोस्त यहां 99 लेना पड़ेगा और 99 अभाज्य नहीं है। इसलिए आंसर आपका बी सही होगा। योग क्या हो सकता है? 81 हो सकता है। रोकिएगा, ये क्लास खत्म होने के बाद मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखेंगे, सोचेंगे क्या है सवाल का मतलब। बहुत अच्छा सवाल है, इस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे पूछिएगा, ठीक है? हाँ, ऐसे सोना नहीं है सर, अभी टाइम है हमारे पास, सो नहीं जाना है। आइए सर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल नंबर 13, यदि एबीसी अभाज्य संख्याएं हैं और a प्लस बी प्लस सी 50 है तो बताइए a का मान अधिकतम क्या होगा? आप मुझे एक बात बताओ, अगर तीन संख्याओं का योग जो है सम संख्या है, आपको पता है सर मैंने कहा तीनों अभाज्य हैं। आइए वो पॉइंट बताता हूं सर। शुरू के पॉइंट देखिए, मैंने जो जो चीजें दी हैं बहुत क्वालिटीपूर्ण चीजें आप लोगों को दी हैं। आप नोट्स बनाएंगे, उनको देखेंगे। कहां चला गया भाई? आजा 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 आजा। ये रहा, देखो। हाँ, 10 नंबर पॉइंट देख लो भाई, 10 नंबर पॉइंट देख लो। यदि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है तो उनमें से एक संख्या अनिवार्य रूप से दो है। इधर समझाया हुआ भी है ये बात, ठीक है? अगर तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या है तो उनमें से एक संख्या अनिवार्य रूप से क्या है सर? दो है। आप जानेंगे इस बात को। तो आप मुझे बताइए, तीनों का योगफल सम संख्या है, इसका मतलब एक संख्या कन्फर्म दो है। अब हमें एक का अधिकतम मान पूछा है, एक का अधिकतम मान पूछा है, तो कोई सी एक संख्या दो है, मैं सी को दो कर लेता हूं। यहां ये दो संख्या, अगर ये दो है तो इन दोनों का योग कन्फर्म और कन्फर्म क्या है सर? कन्फर्म और कन्फर्म 48 है। अब ये 48 योग कैसे बन सकता है? 48 योग बन सकता है, दो तो आ ही गया, एक संख्या 3 हो और एक संख्या 45 हो। 45 और 3 48, 45 तो अभाज्य होती ही नहीं है। फिर एक संख्या 48, अगली अभाज्य संख्या एक संख्या 5 हो अभाज्य, और इधर अगर 48 में से 5 गया तो 43, एक संख्या 43 हो। अभाज्य संख्या 43 और अभाज्य संख्या 5 जुड़कर क्या बनाते हैं सर? 48 बनाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? 43, 43, 43, 43, 43। हाँ जी, 43 इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पाए। बहुत अच्छी सी चीज मैंने बताई है, प्लीज सुनेंगे। हाँ, 43 आपका राइट आंसर होगा। कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं बताता हूं सर। गुरुजी टिंगर गया, गलत बात है। नींद आती है कमीनों को, पढ़ते जोर आता है,
हाँ, सोने लग जाते हैं। क्या कहता हूं मैं, या तो 1 बजे सोएंगे या 1 बजे उठेंगे। जो 1 बजे उठने वाले थे वो तो कब के सो चुके थे, मेरी क्लास शुरू होने से पहले ही सो गए थे वो तो। मतलब सारे लोग 1 बजे सोने वालों में से हैं, और 1 बजे सोने वालों में से फिर भी सो रहे हैं, फिर भी चले गए। महाराज सुनील कह रहे हैं, मैं आज रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रोग्राम में व्यस्त था, क्लास में लेट आया, पूरी क्लास कल लेनी पड़ेगी। कोई बात नहीं सुनील, हम इस बात से ही मोटिवेट हैं कि आप लोग रेलवे में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी आप मेरी क्लास ले रहे हैं। सुनील कहते हैं कि सर क्लास लिया करो, हमें भी प्रमोशन चाहिए, हम भी बड़ी नौकरी तक पहुंचना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इन बेरोजगारों को कुछ समझना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए आप लोगों से कि आप नौकरी होने के बावजूद इतनी रात तक क्लास ले रहे हैं, और इतने पूरे दिन प्रोग्राम में व्यस्त होने के बावजूद, रेल मंत्री के प्रोग्राम में व्यस्त होने के बावजूद इनको समझना चाहिए। तो रूम पे पड़े थे, कुछ कर भी नहीं रहे थे सर। हाँ, आगे देखो सर, अगला देखो, फटाफट देख लो। कहता है सर 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, इनमें से किसी दूसरी संख्या से 24 अधिक है, इन संख्याओं में से एक संख्या है। आप मुझे बताओ सर, 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, मुझे नहीं पता, a + b + c बराबर 100 है। अगर 3 अभाज्य संख्याओं का योग सम है तो उनमें से पक्का एक है। 2, अगर 1 2 है, इसका मतलब b + c का जो मान है वो आपके पास बच गया 98। क्लियर? ओके। आगे कहता है एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है। मुझे एक बात बताओ, आपकी आयु आपके भाई की आयु से 5 साल ज्यादा है, इसका मतलब आपके और आपके भाई के बीच में अंतर 5 साल का है। अगर आपकी उम्र आपके भाई से 5 साल ज्यादा है, मतलब दोनों की उम्र का अंतर 5 साल है। अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, इसका मतलब दोनों संख्याओं का अंतर 24 है। अगर 2 संख्याओं को जोड़ने पर 98 बन रहा है, 2 संख्याओं को घटाने पर 24 बन रहा है, तो भाई आपको एक अच्छा सा अप्रोच देके जा रहा है। कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा, सुनेंगे। एक अच्छी चीज बता रहा हूं सर, अप्रोच सुने। आज के बाद अगर कहीं भी 2 संख्याओं का योग दिया हो, कहीं भी 2 संख्याओं का योग दिया हो, जैसे मान लो दोनों संख्याओं का योग 24 है, या मान लो यहां छोटा नंबर लेते हैं 18 है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो, सर पूरी गणित में बहुत काम आएगा। अगर उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर जैसे मान लो 6 है, मैं पूछूं बताइए बड़ी संख्या क्या है, मतलब a का मान बताइए, और मैं कहूं बताइए छोटी संख्या क्या है, b का मान बताइए, क्या होगा? प्लीज आप जानेंगे, सुनेंगे, प्लीज 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 सुनेंगे। आज के बाद इस दुनिया में कहीं भी 2 संख्याओं का योग जो है वो आपके पास दिया हो, 2 संख्याओं का अंतर दिया हो, और आप चाहो डायरेक्ट संख्या आ जाए, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योग व अंतर को जोड़कर 2 का भाग दे देना, बड़ी संख्या आ जाएगी। और अगर छोटी संख्या का मान निकालना हो तो योग में से अंतर घटाकर 2 का भाग दे देना, छोटी संख्या आ जाएगी। चेक करके देखें, यहां दोनों संख्याओं का योग 18 है, अंतर 6 है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो, उत्तर आया 12। यहां दोनों संख्याओं का योग बटा 6 बोले तो उत्तर आ गया 6। वो संख्या 12 और 6 है, 12 और 6 18, 12 में से 6 गया 6। याद रखेंगे इस बात को, ये एक तरह से आपके लिए अप्रोच दिया है सर मैंने अच्छा सा, ठीक है। तो हाँ 11 AM पर सोना है, PM या AM बोल रहे हैं, आप सोच के तो बोल रहे हैं ना सर ये सोए नहीं है, सोशल मीडिया चला रहे हैं। ये गलत बात है, सोशल मीडिया आपको खोखला करता है, सोशल मीडिया मत चलाओ, ठीक है। हाँ अलग बात है तुम्हारा कुछ और टाइम हो गया होगा। देखिए सर 2 संख्याओं का योग 98 है, 2 संख्याओं का अंतर 24 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 100 आ रहा था, एक संख्या कन्फर्म उनमें से 2 है, क्योंकि 3 अभाज्य संख्याओं का योग अगर सम संख्या है तो उनमें से एक संख्या कन्फर्म 2 होती है, तो बची हुई दोनों का योग होगा 98। सवाल कहता है एक संख्या दूसरी से 24 अधिक है, दोनों का अंतर है 24। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है, दोनों को जोड़िए और जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। ये हो गया 49 और 12 61, 122 होगा 61, और ऑप्शन दिया है 61। छोटी संख्या चाहिए, दोनों को घटाकर 2 का भाग दे दो, 37 छोटी संख्या आ जाएगी। उम्मीद करता हूं उत्तर आ गया होगा सर, वेरी गुड जी। आई बात समझ में? आगे देख लो, बस जल्दी खत्म कर रहे हैं। हाँ ये सब लोगों को जो चले गए हैं, हमारी क्लास का 10 मिनट और है, जो लोग चले गए हैं सर प्लीज उनको वापस ले आओ। ये नया पार्ट है, किताबों में नहीं मिलेगा। साल 2018 ग्रुप डी में आया था सर, TCS 2021 NTPC में आया था सर, प्लीज इसको जानेंगे। SSC रेलवे कोई भी एग्जाम हो, ये कौन सा नया बिंदु आ गया, जुड़वा भाज्य, ये क्या बीमारी है?
जुड़वां अभाज्य का क्या मतलब है? तो सर ध्यान दीजिए, यहां मैं परिभाषा लिखता हूं, जुड़वां अभाज्य संख्या क्या है? ट्विन प्राइम बोलते हैं इनको, अंग्रेजी में ट्विन प्राइम बोलते हैं। कॉपी उठाओ, लिखो, किसी किताब में नहीं है, लोग नहीं बताएंगे सर आपको, गारंटी से कहता हूं। जुड़वां अभाज्य का मतलब होता है ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनके बीच अंतर 2 होता है। हां, क्या बोल रहा हूं? जिनके बीच अंतर 2 होता है, जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है सर? जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में गैप जो है वो कितने का हो सर? 2 का हो, जुड़वां अभाज्य कहलाती है। आप जानते हैं सर साल 2018 ग्रुप डी में क्या सवाल आया था? निम्न में से कौन जुड़वां अभाज्य युग्म है? सारे ऑप्शन अभाज्य अभाज्य के थे, सारी दो दो के जोड़े बना रखे थे, सब अभाज्य थे, लेकिन जुड़वां अभाज्य वो होते हैं जिनमें गैप कितने का होता है सर? 2 का होता है। तो आप जानते हैं कितनी संख्या है। वैसे याद रखो, ऐसी अभाज्य जुड़वां अभाज्य संख्या 8 होती है। जानते हैं कौन कौन सी संख्या है? प्लीज सुनिए। वो जुड़वां अभाज्य 2 और 3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 का ही अंतर है, तो 2 3 नहीं होगा। एक तो जोड़ा है सर 3 और 5 का, एक 5 और 7 का अभाज्य है, 7 11 नहीं होगा। एक होगा 11 और 13 का। अगला जो जोड़ा है वो है 11 और 13 का। एक है सर 17 और 19 का। अरे भाई क्या दिक्कत है तेरे को? 17 और 19 का, 19 23, एक है 29 और 31 का। सारी संख्या के जोड़े लिख देता हूं, गिन लो कितने होते हैं। एक संख्या है 41 और 43 का, और एक संख्या है 59 और 61 का। एक है आपका 71 और 73 का। देखो देखिए, 2 2 4 5 3 8, कुल कितने जोड़े हो गए सर? 8। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच में अंतर कितने का होता है? 2 का, वो होता है सर, हाँ 5 और 3 मैंने कह दिया, ये सारे अभाज्य युग्म हैं। इनको जुड़वां अभाज्य बोलते हैं। इस दुनिया की उन अभाज्य संख्याओं को जुड़वां अभाज्य बोलेंगे जिनमें अंतर 2 का होता है, उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम या जुड़वां अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आपके पास जो लिस्ट है उनमें सब में चेक कर लेना, 2 का गैप जिन जिन में है वही आपकी क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। यस और नो? आप कहेंगे यस सर। अब यहां से कुछ नंबर्स देखो हमारे पास। वैसे तो सवाल जो है वो 17 और 18 सवाल ही हैं। 3 सवाल ही और हैं। अगर आप चाहो तो मैं अभी बता दूं इनको फटाफट। जब इतनी देर जग लिए हैं तो बस 3 सवालों में और जग लीजिए। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं। कहता है माना mn, जहां m नॉट इक्वल टू n 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या है, और nm इसका उल्टा भी एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसी कुल कितनी संख्या संभव है? जानिए। मतलब ऐसी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 11 से लेके 99 तक जितने नंबर्स होते हैं उनमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्या ऐसी है जो अभाज्य है और उसका अंक बदल देने पर भी अभाज्य ही बनता है? दोनों अंक एक जैसे नहीं होने चाहिए। 11 आप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि दोनों अंक एक जैसे नहीं होने चाहिए। आप 13 लेके देखो, 13 का उल्टा होता है 31, बिल्कुल दोनों अभाज्य हैं, इसका उल्टा अभाज्य होगा। 13 के बाद में आप 17 लीजिए, 17 का उल्टा करेंगे 71, बिल्कुल अभाज्य होगा। 19 का उल्टा 91 होता है, सर 19 का उल्टा 91 होगा, 91 अभाज्य नहीं है। ये कहता है दोनों तरफ अभाज्य होना चाहिए। जो संख्या है उसको पलट भी अगर दें तो भी अभाज्य ही आना चाहिए। देख लो mn भी और nm भी अभाज्य होना चाहिए। 19 नहीं होगा। 23 अगर देखेंगे तो 23 नहीं होगा। 29 अगर देखेंगे तो 92 बन जाएगा। अगर 31 देखेंगे तो आप कहेंगे 31 13 तो हम काउंट कर, अच्छा 31 नंबर है वो, 31 और 13 उल्टा हो जाएगा। इसके बाद में सर 37 देखेंगे तो 37 का उल्टा 73, अभाज्य संख्या है 73 भी, वो भी एक नंबर हो जाएगा। अगर 41 देखूंगा तो 14 बन जाएगा। 43 देखूंगा 34 बन जाएगा, नहीं होगा। 47 देखूंगा 76 बन जाएगा। अगर मैं सर आपके यहां देखूंगा हाँ 47 का नहीं होगा सर। इसके बाद में 53 का देखूंगा 35 बन जाएगा। 59 का देखूंगा 95 बन जाएगा। 61 का देखूंगा 16 बन जाएगा। 67 का देखूंगा 76 बन जाएगा। 71 का देखूंगा
तो बन जाएगा 17। बनेगा क्या? 2 2 4 1 5। इसके बाद में 73 का देखूंगा, 37 बन जाएगा सर। 73 का 37 बन जाएगा। ठीक है, 2 2 4 और 2 6। इसके बाद सर 79 का देखूंगा, 97 बन जाएगा, और 97 का देखूंगा तो 79 बन जाएगा। मतलब ऐसी संख्या है पूरी की पूरी 8। बस ऐसे चेक करना है, उस लिस्ट में से देखना है। बिल्कुल 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 8 बिल्कुल राइट आंसर है सर आपका। सारी संख्या कितनी होंगी? 8 होंगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए, कैसे इस सवाल का सेंस था। जो जोड़े हैं, जो लिस्ट है उसको उठाओ, पन्ने 100 तक की अभाज्य संख्या लिखो, देखो कौन सी अभाज्य संख्या ऐसी है जिसके अंकों को बदलने पर भी अभाज्य ही रहनी चाहिए। इसका मतलब है ऐसी अभाज्य संख्याएं गिन के बताओ जिसको अगर पलट दे तो भी अभाज्य ही आए। इसका मतलब यही है, जिसको पलट दे तो भी यही अभाज्य है। महेंद्र कुमार, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता है। सब चीजें है ना बॉन्डिंग की होती है, जहां बॉन्डिंग खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें पढ़ाना होता है। देखिए सर, हम ऐसे इंसान हैं जिनको पढ़ाने के लिए बहुत बड़ी सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है। किसी गली के नुक्कड़ पे एक व्हाइट बोर्ड चाहिए होता है, एक मार्कर चाहिए होता है, हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा जरूरत नहीं होता है, बॉन्डिंग की चीजें होती है। देखिए ए जो है, ए है मतलब 0 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो बताओ 0 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? फटाफट देखो, एक ही सवाल और है, 0 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो आप बोलेंगे गुरु 0 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 25। अरे बोला कि नहीं बोला? 100 तक कुल 25 अभाज्य होती हैं, और 60 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं b के द्वारा डिनोट की गई हैं। तो मैं कहूं बताओ 60 से 100 तक अभाज्य, ये काम किसका मान आ गया? एक का। अगर मैं कहूं 60 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है सर, तो आप बोलेंगे 60 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होंगी वो कितनी होंगी? तो एक बात बताऊं मैं, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 25। 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 15। तो मैं कहूं 100 से 50 के बीच में संख्या बताओ, आप कहेंगे गुरुजी 10। मुझे लेकिन 50 से 100 के बीच नहीं चाहिए, मुझे 50 से 100 के बीच नहीं चाहिए दोस्त, मुझे 60 से 100 के बीच अभाज्य संख्या चाहिए। तो 50 और 60 के बीच में तो 2 अभाज्य संख्या होती है, 53 और 59। ये 2 और कम कर दो, इसका मतलब 8 अभाज्य संख्या है। तो 60 से 100 तक 8 अभाज्य संख्या है, ये मान आ गया बी का। हमें कहता है a माइनस बी बताइए, a का मान है 25, b का मान है 8, उत्तर आएगा जी 17। सर आप टीचर हो या मैकेनिक? सर मैं गणित का मिस्त्री हूं। हाँ गणित का मिस्त्री हूं मैं, ठीक है। आप, मेरा मतलब स्टेटस ही ये लिखा हुआ होता है हर जगह कि 70% ऑफ माई बॉडी मेड बाय मैथ्स। मेरी बॉडी का 70% भाग गणित से बना हुआ है। लास्ट सवाल है सर आज की क्लास का, फिर हम भी सोएंगे। सुशील राजपूत कह रहे हैं प्रणाम गुरुजी। सर नमस्कार, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हाँ देखिए सर, निम्न में से, हाँ खतरा है सर, सच में खतरा है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? सर इसमें देखो 3 3 3, इसमें 3 का भाग जाएगा। यहां 6 9 3, इसमें 3 का भाग जाएगा। 5 1 6 9 15 में 3 का भाग जाएगा। राइट आंसर होगा 2। केवल मैंने तो डायरेक्ट ही देखा 3 का भाग जा रहा है, इनमें 3 का भाग जाने से ही पता चल गया। फिर भी अगर आपको लगता है आज की क्लास का हमारा टाइम हो गया है, हमें यह जानना सीखना है कि अभाज्य संख्याओं की जांच कैसे करते हैं, इसके लिए हम कल समझेंगे। अब आपको जाते जाते बताता हूं हम कल की एग्जाम में क्या पढ़ेंगे, कल के माफ कीजिए सॉरी, कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम एक चैप्टर पूरा करेंगे, गुणनखंड। हाँ पढ़ेंगे गुणनखंड का चैप्टर, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ठीक है। ऐसे टोटल इसके जितने प्रकार के सवाल हैं, और एक कल के लिए होमवर्क देके जा रहा हूं आप सब लोगों को। आप कल जब आऊं तो सवाल निकाल के लाना। 2018 एनटीपीसी 2021 का सवाल है, 21 चस्सों के कुल कितने गुणनखंड? कुल कल के लिए सवाल दे रहा हूं, कल चैप्टर होगा गुणनखंड। कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग संख्या है? कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग संख्या हैं? ये कल का चैप्टर होगा हमारा गुणनखंड का। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम जाते जाते आपको बताना चाहते हैं कि अगर आज में सच में आपकी 2 घंटे की क्लास में मैंने आपको बांध के रखा है, मतलब आपको अगर मजा आया है, तो आप इस चीज को
बढ़ाएंगे और मेरी आप मदद करेंगे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचा के, संख्या ज्यादा से ज्यादा जोड़ के। आप लोग उम्मीद करता हूं मेरी मदद करेंगे। लाइक में कोई कंजूसी नहीं है। लाइक का बटन 2 बार नहीं दबाना है, एक ही बार दबाना है। 2 बार दबाओगे उल्टा, नहीं तो फिर 3 बार दबाओ। विषम संख्या में लाइक का बटन दबाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। गुड नाइट, बाय।